नमस्कार, राम राम, खमागणी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान अड्डा 24/7 पर। जैसा कि दोस्तों बात होने वाली है आज कंप्यूटर की क्लास के बारे में, कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। और जैसा कि आप लोगों ने कहा था वायरस को लेकर के और उसके अलावा आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम या लैंग्वेज को लेकर के बहुत सारे टॉपिक आपने सजेस्ट दिए थे। तो मैंने देखा कि वायरस के ऊपर, वायरस एक इतना बड़ा टॉपिक है कि उसके ऊपर भी काफ़ी लंबे समय तक हम उसके ऊपर अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। तो तीनों टॉपिक है उनमें से आज हम एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर अगला दूसरा है जो कल और उसके आगे परसों है जो हम इन टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। और शुरू करेंगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में आज की क्लास को। तो सभी साथी है जो एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और चलते हैं आज की क्लास में क्या होने वाला है उसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूं कि क्लास के अंदर 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 80 आपके पास में क्वेश्चंस है, 80 है वो क्वेश्चंस है, उसके अलावा क्वेश्चंस है और उसके अलावा 15 है वो आपके शॉर्ट नोट है। 15 है वो क्या है, आपके शॉर्ट नोट है। और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स भी है, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स भी है। इंपॉर्टेंट थिंग्स यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलेगी इसमें। और उसके अलावा हम लोग आज बात करने वाले हैं वायरसेस के बारे में, ये सबसे लास्ट में हम लोग आज बात करेंगे। तो सभी साथी है, हाँ जी, तो आ जाइए और लाइक और शेयर करते हुए चलते हैं आज के सबसे पहले फुल फॉर्म के ऊपर। फुल फॉर्म की हम डेली बात कर रहे हैं, रेगुलर क्लास के अंदर फुल फॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। पहला आपसे पूछ लिया जाता है IMAP की फुल फॉर्म क्या होगी, तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल के नाम से IMAP को जाना जाता है, इंटरनेट मैसेज और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, है ना। उसके बाद में है IP, ये भी एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से इसे जाना जाता है। IPC इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, IPC एक धारा अलग होती है और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है वो एक अलग लेता है, एक अलग नाम लेता है। लेन को लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। MDI है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, MDI मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये इसी के अंदर कंप्यूटर है, इसी गति के माध्यम से है जो कंप्यूटर इसमें काम करता है। उसके बाद में है मोडेम, ये मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, यानी ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में करने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन जानते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होगी और रीड ओनली मेमोरी को रोम के नाम से जाना जाता है। तो इसमें किसी भी साथी की समस्या है नहीं। किट्टू जी और दीपक धाकड़ जी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे की तरफ मैं लेकर के चलता हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। आज हम लोग 80 क्वेश्चंस के ऊपर हम पहले डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद में हम वायरस के बारे में बहुत ही स्लोली पढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से जब तक कोई चीज समझ में नहीं आएगी तब तक हम उसे अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है। भाई कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। हार्डवेयर तो वो कलपुर्जे हो गए जिनके माध्यम से पूरी की पूरी मशीन रन मोड में आती है, जैसे मैं मदरबोर्ड कह दूं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कह दूं, या प्रोसेसर कह दूं, या आपके SMPS कह दूं, UPS कह दूं, या मेमोरी जो डिवाइसेज है वो सारी की सारी क्या होती है, हार्डवेयर होती है। और सॉफ्टवेयर हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक कौन सा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसा कि हमें पता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की आवश्यकता है, स्कैनर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें। तो A और B दोनों यहाँ पर है जो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर मशीन है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर के बनी हुई है। तो राकेश गुजर साहब, रोमन जी, सभी साथी बहुत ही बढ़िया भाई, लाजवाब उत्तर दे रहे हैं। मजा आ जाएगा अगर इसी प्रकार से उत्तर दोगे तो आप। चलिए अब फैक्ट्स के बारे में आपको वाकिफ कराता हूं, दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। आपने हॉलरिथ के द्वारा जो मशीन बनाई गई थी उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। आज उसी को लेकर के बहुत ही अच्छी चीज आपको बताने वाला हूं। सन 1890 के अंदर कंप्यूटर इतिहास के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना हुई। वो घटना क्या थी कि अमेरिका का जनगणना का कार्य है वो हॉलरिथ सेंसस टेबुलेटर मशीन के द्वारा किया गया था, है ना। 1990 से पूर्व जनगणना का कार्य पारंपरिक तरीके से किया जाता था, लेकिन 1990 के बाद में 1990 की अगर बात करें तो जनगणना का कार्य एक टेबुलेटिंग या टेबुलेटर मशीन के द्वारा किया गया था। और वो मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी, हॉलरिथ के द्वारा बनाई गई थी। हरमन हॉलरिथ इनका पूरा नाम था, हरमन हॉलरिथ, है ना। पंच कार्ड के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। रोमन भाई, शांति चौधरी जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए
आगे की बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी मेमोरी जमा होती है, प्राइमरी मेमोरी में जमा होता है, ऐसा है इसका ये क्वेश्चन ये है, प्राइमरी मेमोरी में जमा होता है, प्राइमरी मेमोरी में जमा होता है, क्या क्या जमा होता है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या क्या जमा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए जी आगे की तरफ बताइए। देखिए धाकड़ साहब बहुत बढ़िया, शांति चौधरी जी और अपने शारदा जी बंजारा साहब, रोमन भाई, राकेश गुजर जी, वेल डन मेरे प्यारे दोस्तों। देखो प्राइमरी मेमोरी है कौन सी, प्राइमरी मेमोरी है मेरे पास में एक तो रैम है, एक तो कौन सी है रैम, और उसके अलावा प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, रोम है। ये मेमोरी है वो तो आपकी रीड ओनली मेमोरी है और ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो इसके अंदर डेटा भी आपको देखने को मिलेगा। जब कोई भी कार्य होता है तो अस्थायी रूप से रैम के अंदर डेटा किस रूप में रहता है, अस्थायी रूप से रहता है। रैम के अंदर डेटा या कोई भी हम कह सकते हैं सामग्री है, अस्थायी रूप से रहती है। रोम में किस रूप में रहती है, स्थायी रूप में रहती है, स्थायी रूप में रहती है। तो केवल डेटा भी होगा, प्रोग्राम भी होगा, परिणाम भी होंगे, प्राइमरी मेमोरी के अंदर है वो उपयुक्त सभी है वो जमा होंगे आपके। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर, डी ऑप्शन होगा। ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। ये क्या दिख रहा है आपको, इसको भी समझने की आवश्यकता है। ऑल फंक्शन अवेलेबल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया पार्वती जी, वेरी गुड। और प्यारे साथियों एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए सभी साथी, तो आनंद की अनुभूति हो जाएगी। जल्दी जल्दी मेरे प्रश्नों के उत्तर है वो आने दीजिए आप। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखिए जल्दी से बताइए, देखें क्या दिखाई दे रहा है भाई। वेल डन वेल डन वेल डन। देखो जी ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली कंप्यूटर का फंक्शनल सामग्री है, इसे हम बोल सकते हैं। आप इनपुट डिवाइस, इनपुट यूनिट के द्वारा आप क्या देते हैं कंप्यूटर के अंदर, इनपुट प्रोवाइड करवाते हैं। इनपुट डिवाइस के द्वारा आप क्या देते हैं कंप्यूटर के अंदर, इनपुट प्रोवाइड करवाते हैं, इनपुट डेटा। इनपुट डेटा यहाँ पर भेजते हैं। डेटा कहाँ जाता है, कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। कंट्रोल यूनिट है जो विभिन्न प्रकार की बसेज है उनके माध्यम से डेटा को सेंड करता है एएलयू के पास में, मेन मेमोरी के पास में। उसके अलावा डेटा आपका सेव होता है, सेव होने के उपरांत वापस से कंट्रोल यूनिट के थ्रू कहाँ जाता है, आउटपुट के पास में जाता है। तो ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक क्या है, प्रोसेसिंग साइकिल इसे बोल सकते हैं। ये पूरा का पूरा एक प्रकार का क्या है, प्रोसेसिंग साइकिल के नाम से इसे हम लोग जान सकते हैं। ये कह सकते हैं कि गणना का पूरा चक्र है वो आपको दिखाई दे रहा है ना। बहुत बढ़िया। आगे की तरफ चलते हैं। रोम में स्थित प्रोग्राम को कहते हैं, रोम में स्थित जो प्रोग्राम्स है उनको आप क्या कहते हैं भाई, रोम में स्थित प्रोग्राम्स है उनको आप किस नाम से जानते हैं। इनपुट आउटपुट प्रोसेस आउटपुट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब। रोम में जो स्थित प्रोग्राम है, देखो रोम खुद हार्डवेयर है, रोम है वो स्वयं क्या है, हार्डवेयर है। हार्डवेयर कैसे है कि ये एक प्रकार की क्या है, मेमोरी है। तो ये तो हार्डवेयर तो कहेंगे नहीं, सॉफ्टवेयर रोम है नहीं, है ना, सॉफ्टवेयर रोम है नहीं, रोमवेयर होगा नहीं, क्योंकि रोमवेयर तो कोई नाम आज तक आपने सुना भी नहीं होगा। रोम में स्थित जो प्रोग्राम होते हैं उन्हें फर्मवेयर के नाम से जाना जाता है, फर्मवेयर के नाम से। या कह सकते हैं कि हार्डवेयर में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संयोजकता बढ़ाने, सॉफ्टवेयर नहीं होगा भाई, सॉफ्टवेयर नहीं होगा। देखो फर्मवेयर क्या होते हैं, सी ऑप्शन बता रहे हैं। फर्मवेयर क्या होते हैं, ये होते हैं, देखो आपके पास में ये पूरा का पूरा सिस्टम आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर मुख्यतः ये सिस्टम होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का जो संयोजन होता है वो होता है फर्मवेयर, है ना। फर्मवेयर ये क्या करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सपोर्टिंग एरिया प्रोवाइड करवाते हैं। एक प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं, या कह सकते हैं ऑटोमोड प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। उसके बाद में ड्राइवर्स होते हैं, उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके बाद में प्रोग्राम्स होते हैं। ये कंप्यूटर का कह सकते हैं कि एक प्रकार का ढांचा है। भाई क्यों हंस रहे हो यार मेरे प्यारे साथी, है। 4 नंबर क्वेश्चन, इसके ऊपर अपनी राय रखो। देखिए सर्च इंजन की बात करते हैं। सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन वो है, आज का युग है इंटरनेट का युग, और जिसके ऊपर हम हमारी कोई भी बात है जो सर्च करें। और हाँ अभी स्टार्ट हुई है, थोड़ी देर ही हुई है, 9-10 मिनट ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुई है। हम कोई भी जानकारी सर्च करना चाहते हैं तो क्या इंटरनेट हमें वो जानकारी के रिजल्ट देता है जो हम चाह रहे हैं उसी के लेकर के। हाँ बिल्कुल। बहुत बढ़िया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, वेरी गुड वेरी गुड। देखो सर्च इंजन की बात करते हैं तो इंटरनेट सर्च इंजन नहीं है, ये तो नेटवर्क है। ये तो क्या है, नेटवर्क है। और नेटवर्क भी किस प्रकार का है, इंटरनेट है वो वेन प्रकार का नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है ये, है ना।
नेटस्केप नेविगेटर, ये इंटरनेट, ये कह सकते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, या हम इसे ब्राउजर नाम दे सकते हैं, या हम इसे क्या दे सकते हैं, ब्राउजर नाम दे सकते हैं। ब्राउजर वो होता है जिसके अंदर हम घूमते हैं। हच है वो एक प्रकार की कंपनी है, गूगल है वो क्या है, आपका सर्च इंजन है। गूगल क्या है, आपका सर्च इंजन। ओम चौधरी साहब भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लाजवाब भाई, आनंद आ गया। चलिए आगे वाले फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। कुछ फैक्ट्स है मेरे पास में। फैक्ट्स के अंदर पहली चीज आई है कि प्रोग्राम, वह महिला जिन्होंने चार्ल्स बेबेज के साथ में काम किया और पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, वह महिला कौन सी थी, क्या नाम था उनका? तो लेडी एडा अगस्ता, लेडी एडा अगस्ता नाम था उनका। उनका नाम क्या था? लेडी एडा अगस्ता, जिन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम है वो चार्ल्स बेबेज के साथ में मिलकर के, हाँ वेब ब्राउजर है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 2 कलर का उसे सर है, 2 कलर का क्या बोल रहे हो भाई? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? मार्कर चेंज किया जाए क्या? बताओ एक बार। सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल कितने समय की होती है? तो 4 से 20 यानी 4 से 20 नैनो सेकेंड का होता है एक पूरा का पूरा बेसिक साइकिल। इनपुट आउटपुट और प्रोसेस, ये पूरा का पूरा 4 से 20 नैनो सेकेंड के आसपास होता है। बहुत बढ़िया, लेडी एडा अगस्ता, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सरोज चौधरी जी, वेलकम है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर मेरे पास में, वो क्या कहना चाह रहा है एक बार देखिए। आपने कॉम्पैक्ट डिस्क यूज ली होगी, डीवीडी यूज ली होगी, ब्लू रे डिस्क यूज ली होगी, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करती है? जैसे हमने देखा है कि हार्ड डिस्क है और आपके जो फ्लॉपी ड्राइव है वो मैग्नेटिक, या हम कह सकते हैं ट्रैक और सेक्टर में विभाजित होती है और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप से काम करती है, वो चुंबकीय तरंगों के माध्यम से। लेकिन ये जो कॉम्पैक्ट डिस्क है, सीडी है, वो कौन से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दीपक धाकड़ जी, बिल्कुल हाँ कोई बात नहीं। सी ऑप्शन बता रहे हैं, नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होगी, लेजर तकनीकी के ऊपर कार्य करती है। ये आपके जो कॉम्पैक्ट डिस्क है वो किसके ऊपर कार्य करती है? लेजर तकनीकी के ऊपर कार्य करती है। लेजर लाइट, लेजर तकनीकी बोल सकते हैं हम इसे, है ना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। लेजर आपका बिल्कुल सही है। अगला है, ये देखिए एक बार फैक्ट्स के रूप में, उस स्क्रीन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने पर दिखाई देती है और उसे सीधा आइकन दिखते हैं। जैसा कि आपने अगर राजस्थान पुलिस का एग्जाम दिया हो, और राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आपने देखा होगा कि एक विचित्र प्रकार का क्वेश्चन आया था कि भाई विंडो 10 को जब हम ऑन करते हैं, तो विंडो 10 को ऑन करने के बाद हमें जो पहली स्क्रीन हमें दिखाई देती है वो कौन है? वो डेस्कटॉप ही है। वो कौन सी है स्क्रीन? डेस्कटॉप ही है। उसमें एक ऑप्शन था, एक विशिष्ट प्रकार की स्क्रीन हमें दिखाई देती है, तो विशिष्ट, हाँ विशिष्ट प्रकार की स्क्रीन वो कौन सी है? डेस्कटॉप ही है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में आपको। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? बिल्ट इन मेमोरी कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आनंद आ जाएगा आपको। हाँ जी, डेस्कटॉप, बिल्कुल शांति जी, हर्ष भाई, हाँ वेरी गुड। बिल्ट इन मेमोरी किसे कहेंगे? देखो यहां पर ई रोम है, इलेक्ट्रिकली, ये ई रोम का मतलब है इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। रोम है रीड ओनली मेमोरी, रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्रोम है, और अपने ये ERM एक अलग ही होगी। बी ऑप्शन दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। बिल्ट इन मेमोरी कौन सी आपके पास में? रोम कैटेगरी के अंतर्गत आती है, प्राइमरी मेमोरी नहीं है। हाँ बिल्कुल, रोम इज द राइट आंसर। ये रोम का ही पार्ट है, ये प्रोम भी रोम का पार्ट है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा इरेज नहीं किया जा सकता, इसमें डेटा इरेज किया जा सकता है। ई रोम में आपके डेटा किस रूप में इरेज किया जा सकता है? किसके द्वारा? अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा, पराबैंगनी किरणों के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? अपने डेटा को आप इरेज कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। बुलियन लॉजिक, या हम कह सकते हैं बुलियन अलजेब्रा आपने पढ़ी होगी कभी, या हम कह सकते हैं आपने कभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम सुना होगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर नाम सुना होगा तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बुलियन लॉजिक्स, या हम कह सकते हैं बुलियन की बहुत सारी प्रमेय है, वो उस किसके द्वारा उसका विकास किया गया था? आपने ये जो बुलियन वाला पूरा के पूरे फंक्शंस लगते हैं वो किसके? लॉजिकल गेट्स के ऊपर। ये जितने भी फंक्शन लगते हैं वो लॉजिकल गेट्स के ऊपर कार्य करते हैं। किसके ऊपर कार्य करते हैं? लॉजिकल गेट्स। जैसे हमारे पास में लॉजिकल गेट कौन सा हो गया? एंड हो गया, और गेट हो गया, नोट गेट हो गया, एक्सोर गेट हो गया, है ना।
विभिन्न प्रकार के गेट्स आप यूज ले सकते हैं। बेसिकली 3 ही प्रकार के गेट्स होते हैं, है ना। तो ये जो पूरा का पूरा बुलियन लॉजिकल है, इसका विकास जॉर्ज बुले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज बुले। जॉर्ज बुले। अब आपको कई बार है जो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सम्मिलित कीजिए, सुमेलित कीजिए, ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जॉर्ज बुले के द्वारा किया गया था। उसके आगे देखो, फैक्ट्स की अगर बात करते हैं तो उसमें आता है कि बाइनरी नंबर के अंतर्गत जिस संख्या विधि पर काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे बाइनरी नंबर नहीं कहते हैं, उसे जनरली क्या कहते हैं? बीसीडी कोड के नाम से जाना जाता है। बीसीडी कोड के रूप में। उसे किस रूप में जाना जाता है? बीसीडी कोड के रूप में। बीसीडी का मतलब ही है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बीसीडी का मतलब ही क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल के रूप में इसे जाना जाता है। केस क्या है भाई? केस क्या है? केस केस क्या है? केस क्या है भाई? नाम सुना होगा केस के बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके के साथ में। केस के बारे में बताइए, देखिए सभी साथी, केस क्या है? हाँ जी, बाइनरी 0-1, वेरी गुड। केस क्या है? जल्दी बताइए। बाइनरी कोडेड डेसिमल, है ना। बाइनरी कोडेड डेसिमल के रूप में उसे जाना जाता है। केस एक प्रकार की मेमोरी बोल सकते हैं हम इसे। एक प्रकार की क्या है? मेमोरी है। और ये भी है, वो किस रूप की है? अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी मेमोरी है। और क्या बोल सकते हैं? ये तेज मेमोरी है। ये कैसी मेमोरी है? तेज मेमोरी है। तेज मेमोरी के अंतर्गत आती है ना। उसके अलावा हम इसे क्या कह सकते हैं? छोटा बफर, छोटा बफर स्टोरेज है। छोटा बफर स्टोरेज, छोटा एक बफर स्टोरेज है ना। अगर मेमोरी की तेजी में बात की जाए, सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी है। लेकिन देखो, अगर मेमोरी की तेजी में बात की जाए तो रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी है, लेकिन ये आता नहीं है एग्जाम में। शुरुआत केस मेमोरी से होती है। केस के बाद में कौन है हमारे पास में? रैम है। रैम के बाद में कौन है? आपके रोम है ना। और आपके उसके बाद में आजकल जो हार्ड ड्राइव है वो भी वर्चुअली हम कह सकते हैं एसएसडी मोड में जब आती है, सॉलिड स्टेट डिवाइस के रूप में, तो वो भी एक प्रकार से रोम के रूप में भी कार्य करती है। तो यहाँ पर कैश मेमोरी है वो कैसी है? तेज मेमोरी के रूप में जानी जाती है, तेज मेमोरी के रूप में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे की बात करते हैं कि इनमें से रैम नहीं है भाई। रैम इनमें से कौन सी है? वो रैम नहीं है। बड़े मजेदार सा क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है। तेज मेमोरी है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बार सभी साथी लाइक और शेयर कर देते तो मजा आ जाता भाई। लाइक और शेयर कर देते तो मजा आ जाता। पेन ऐसा कैसे? अच्छा नहीं लगा क्या? बताओ देखिए। हाँ, पेन अच्छा नहीं लगा क्या? रैम का प्रकार नहीं है, फ्लैश मेमोरी तो है। रैम, फ्लैश रैम आती है भैया, फ्लैश रैम आती है, फ्लैश रैम होती है। फ्लैश मेमोरी एज ए काम करती है रैम के रूप में। आपने गलत कर दिया। डीआरएम है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, एसआरएम है, लेकिन ये पीआरएम है, वो आपके रैम नहीं है। पीआरएम आपने कभी नाम सुना? आज तक कभी नहीं सुना। फ्लैश रैम आती है, फ्लैश रैम होती है ना। फ्लैश रैम यूज भी बहुत होती है, बहुत अच्छे से, है ना, मजेदार सी। ए उत्तर बता रहे हैं, सबका गलत हो गया। फ्लैश ड्राइव है, वो आपके फ्लैश मेमोरी है, वो 2 प्रकार की होती है। एक तो प्राइमरी के अंदर भी आती है, सेकेंडरी के अंदर भी आती है। फ्लैश रैम भी यूज में ली जाती है। हाँ जी, है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। प्रोग्रामेबल रैम कोई होती नहीं है। प्रोग्रामेबल रैम, प्रोग्राम की कहाँ आवश्यकता पड़ी? रैम को, रैम को प्रोग्राम की आवश्यकता क्या पड़ी? वो तो आपके अस्थायी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। वो तो क्या है? अस्थायी मेमोरी है। रैम तो अस्थायी मेमोरी है, तो प्रोग्राम की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है उसके अंदर। वो प्रोम होती है। वो कौन होती है? प्रोम होती है। अगर ये प्रोग्रामेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गई तो फिर ये अस्थायी मेमोरी कैसे रही, है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ये बताइए, देखिए इसके बारे में, सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है? हाँ, गणपत लाल जी, मेरा नाम चंद्रकांत बिंदा है, पूरा नाम। अब बताइए क्या हो गया, कैसे नाम पूछ रहे हो, बताइए। हाँ, पी दिखा तो नया इवेंट कर दिया।
इन्वेंट कर दिया, वो गलत है आपका, है ना हर्ष भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बताइए फोन, सेल फोन के अंदर आप किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग करते हो? यहाँ थोड़ा सा एक लिखने में गलती हो गई है ना, ये फ्लैश है, ये फ्लैश है भाई, है ना। तो और फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है सेलफोन के अंदर, फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। टाइपिंग एरर है, उसको फ्लैश कर लेना आप, रोम का नहीं किया जाता है। रोम का नाम सुना है क्या कभी आपने? कभी नहीं, रोम होती नहीं है, फ्लैश मेमोरी का यूज होता है, कैश मेमोरी का नहीं। ये बोल रहा है स्टोरेज डिवाइसों, स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है, तो फ्लैश मेमोरी जो है उसका स्टोरेज के अंदर यूज किया जाता है, बिल्कुल, है ना। आज काफी लोगों के गलत हो रहे हैं क्वेश्चन। बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन से होते हैं? तो बाइनरी प्रणाली के 2 अंक 1 और 0 होते हैं। 1 का मतलब तो होता है यस, और 0 का मतलब हम क्या कहते हैं? नो लेते हैं। अभी अपन ने बुलियन लॉजिक्स के बारे में, बुलियन एल्जेब्रा, बुलियन आपके बुलियन के बारे में फैक्ट्स आपने पढ़ा था, उसमें भी आपके BCD का ही इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। राधे राधे सरदारनी जी, बहुत बढ़िया, है ना। ये बताइए एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट मदद करते हैं, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट किस में मदद करते हैं भाई? 0 और 1, गुड 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 गुड। राधे राधे भाई, सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश सैनी जी लेट आए हैं, इसके लिए तो चालान भरना पड़ेगा आपको। तो बताइए एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट मदद करते हैं, किस में करते हैं? मेमोरी के साइज में, नंबर सिस्टम की जांच करने में, प्रिंटर को कमांड देने में, प्रॉब्लम को ढूंढने में और हल करने में। कल नाग पंचमी है, अच्छा, बिल्कुल भाई, कल नाग पंचमी है, बहुत ही बढ़िया। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट क्या करते हैं? कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम है, या कोई भी कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा डेटा है, उसको एक छोटे वे में और एक सरल वे में, समराइज वे में प्रेजेंट करना है, तो हम उस प्रॉब्लम को ढूंढने और हल करने के लिए फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। यही चीज़ आपने देखी होगी कि MS एक्सेल के अंदर, MS एक्सेल के अंदर रिपोर्ट के अंदर प्रॉब्लम ढूंढने और उसको हल करने के लिए हम कौन सी टेबल का इस्तेमाल करते हैं? पिवोट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको भी ध्यान रखा जाए कि अगर पूछ लिया जाए पिवोट टेबल, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट क्या करते हैं, तो बेसिकली अगर MS एक्सेल की बात करते हैं तो उसमें पूरी की पूरी हमारे क्या बनती है? कल है जो खूब नाग पकड़े जाएंगे, बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये बताइए इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज नहीं है? इंटरनल स्टोरेज है वो किस प्रकार का स्टोरेज नहीं है भाई? अगर मेमोरी की बात करते हैं, मेमोरी की बात करते हैं तो वो 2 प्रकार की मेमोरी हमें मिलती है। एक तो मिलती है प्राइमरी मेमोरी, एक तो कैसी मिलती है? प्राइमरी मेमोरी। एक मिलती है सेकेंडरी मेमोरी, है ना। तो ये तो स्टोरेज के काम आती नहीं है, प्राइमरी मेमोरी तो स्टोरेज के काम आती नहीं है। स्टोरेज के काम कौन सी आती है? स्टोरेज के काम आने वाली मेमोरी कौन सी है? सेकेंडरी मेमोरी है। अरे भाई साहब, ये देखो हर्ष भाई, क्यों गलत कर रहे हो? इंटरनल स्टोरेज है वो आपके प्राइमरी है, वो इंटरनल स्टोरेज नहीं है, सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है। ऑक्सिलरी मेमोरी वो सारी की सारी मेमोरी है, चाहे हार्ड डिस्क के लो, CD ड्राइव के लो, चाहे आप फ्लैश ड्राइव के लो, उन सबको सहायक मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो ये स्टोरेज में काम आती है। वर्चुअल है, ये वर्चुअल मेमोरी है। ये लिखने में थोड़ा सा इसको गलती हो गई, ये वर्चुअल मेमोरी है, वर्चुअल तो ये भी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी है वो स्टोरेज के काम में नहीं आती है भाई, प्राइमरी सेकेंडरी तो आती है। ये बोल रहा है नहीं है, काफी दोस्त भाई गलत कर रहे हैं इसको, काफी दोस्तों ने इसे गलत किया है। हाँ, मैं क्यों सर, पूरी जनता ही गलत कर रही है, तो इसको समझने की आवश्यकता है। देखो मैं आपको एक बार अच्छे से समझाता हूं, वापिस से अच्छे से समझाता हूं मैं, 1 मिनट रुकिएगा। एक डायग्राम मैं आपके लिए लेकर के आया था, लेकिन वो आप उस चीज को समझ ही नहीं पाए, तो वो तो गलत बात है। ये हमारे पास में मेन मेमोरी है, उसके अंदर तो कौन रहते हैं? मेन मेमोरी है, उसके अंदर तो कौन रहते हैं? रैम और रोम। मेन मेमोरी है, उसमें तो कौन रहते हैं? रैम और रोम रहते हैं। और बाकी ये जो सेकेंडरी मेमोरी है, इसे हम स्टोरेज मेमोरी के नाम से भी जानते हैं।
है ना, स्टोरेज मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा हम ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ऑक्स मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा हम इसे ऑप्टिकल डिस्क वगैरह हो गई, आपके फ्लैश ड्राइव हो गई, वो सारी की सारी सब जितने प्रकार की मेमोरी है वो सेकेंडरी मेमोरी होगी, है ना। तो भाई इसको सुधारिए एक बार यार दोस्तों, ऐसे कैसे काम चलेगा यार, ऐसे मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, तो ये क्लियर है। वर्चुअल मेमोरी भी आपने देखा होगा, आभासी मेमोरी के नाम से इसे जाना जाता है। फिजिकली ये अवेलेबल नहीं होती, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो उधार लेने का जो मामला हम करते हैं वो वर्चुअल मेमोरी के अंतर्गत आता है। अनु जी बहुत बढ़िया। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर ठीक है और सही कनेक्ट है, उसको कौन सी चीज़ चेक करती है, तो उसको चेक करने वाली चीज़ बूटिंग प्रोसेस है। उसको चेक करने वाली चीज़ कौन सी है, बूटिंग प्रोसेस है। इसमें तो कोई साथी, किसी भी साथी की कोई समस्या है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, सॉफ्टवेयर टूल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर टूल्स जो प्रयोक्ता को विशिष्ट प्रयोजन के कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो सॉफ्टवेयर टूल्स, अब सॉफ्टवेयर टूल्स की बात करते हैं, अगर सॉफ्टवेयर टूल की बात करते हैं, बोटिंग नहीं है भाई, बूटिंग है वो, है ना। अगर सॉफ्टवेयर टूल्स की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक तो कौन सा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक कौन सा होता है हमारे पास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होते हैं, ओएस सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। उसके अलावा कौन सा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी पाए जाते हैं। अब ये बोल रहा है जो प्रयोक्ता को विशिष्ट प्रयोजन, अब विशिष्ट प्रयोजन के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर यूज लेते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। भाई नहीं शेयरवेयर थोड़ा होता है यार, शेयरवेयर नहीं, एप्लीकेशन। निशा चौधरी जी ने बिल्कुल सही उत्तर बताया है, रजविंदर जी ने बिल्कुल सही उत्तर बताया है, काफी दोस्तों ने। हाँ तो देखो विशिष्ट प्रयोजन के कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने देते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन कहते हैं। उन्हें किस कैटेगरी में डालेंगे हम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में डालेंगे। गुड इवनिंग राहुल जांगीर जी। हाँ जी बिल्कुल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास में, ये देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर को समझ और निष्पादन कर सकती है। देखो जी आप शुरू से ही बोल रहे हो, शुरू से ही बोल रहे हो सभी साथी, बहुत बढ़िया लाजवाब। देखो शुरू से आप बोल रहे हो कि सर जी हम कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बीसीडी भाषा का या बाइनरी कोडेड डेसिमल का हम इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल का इस्तेमाल करते हैं। और ये जितने भी कोड है वो कौन से कोड है, मशीन लैंग्वेज के कोड है। कौन से कोड है, मशीन लैंग्वेज के कोड है, मशीन लैंग्वेज कोड इसे बोलेंगे हम लोग। किस रूप में जानेंगे हम लोग इसे, मशीन लैंग्वेज कोड के रूप में जानेंगे। मशीन भाषा को ही कंप्यूटर समझ सकता है। तो देखो जी सुनना मेरी बात गौर से सुनना। आप बोलते रहते हो ना कि सर लैंग्वेज पढ़ाना, तो लैंग्वेज में एक बात तो आप तय कर लीजिए कि कंप्यूटर के अपनी भाषा समझ में नहीं आती है। कंप्यूटर के सिर्फ और सिर्फ समझ में क्या आएगी, मशीन भाषा समझ में आएगी। वो किस रूप में समझेगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल लैंग्वेज होगी, उसको समझेगा। 0 और 1 के अंदर ही वो बात करेगा। उसके अलावा आप चाहे उसे कितनी भी गालियां निकालो वो आपकी सुनेगा ही नहीं, बिल्कुल भी। बात समझ में आ गई, बिल्कुल। 15 नंबर क्वेश्चन है, इसके ऊपर बात करते हैं। बहुत ही अच्छा सा, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस की टेक्निक कौन सी है। भाई हमारे पास में माउस होता है, हमारे पास में क्या है, माउस है। अब पहली बात तो ये करते हैं कि माउस है वो एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस है वो एक प्रकार की कैसी डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से इसे जाना जाता है ना। चूहे जैसी आकृति होती है। और इस माउस के अंदर हमारे पास में कितने बटन होते हैं, 3 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं, 3 बटन होते हैं, है ना। ये माउस है आपका, ये माउस चूहा, है ना। ये इसके पूंछ बना दी मैंने, बताओ। हाँ जी क्या बोल रहे हैं प्रजापति जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ये माउस है, उसमें ये वाला जो बटन है वो तो क्या है, लेफ्ट की बोलेंगे इसे, लेफ्ट बटन है वो आपके या कह सकते हैं सिलेक्ट करने के काम में आता है या एग्जीक्यूट करने के काम में आता है।
या एग्जीक्यूशन में काम में आता है। और राइट बटन है वो आपको किसमें यूज होता है, प्रॉपर्टीज के अंदर राइट बटन को यूज लिया जाता है। ये बटन है स्क्रॉल बटन, है ना। तो ड्रैगिंग ड्रॉपिंग के द्वारा आप है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं देख सकते। ड्रग और ड्रॉपिंग का मतलब है ये आपके कट कॉपी पेस्ट से है। ये किससे रिलेटेड है, कॉपी पेस्ट से। ये किससे रिलेटेड है, कॉपी पेस्ट से रिलेटेड है। आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखनी है तो आप राइट क्लिकिंग के द्वारा यूज लेंगे, राइट क्लिकिंग विधि के द्वारा आप क्या करेंगे, यूज लेंगे। आप मुझे इसकी फंक्शन की भी बताइए। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी आपको अगर चेक करनी है तो कौन से संयोजन, कौन सी की के द्वारा आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। चलिए जल्दी से बताइए। देखें, आपको ये पूछ लिया जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज आपको कीबोर्ड के द्वारा देखनी है, तब आप क्या उत्तर दोगे? बताइए, जल्दी बताइए। उसके आगे है विंडोज में कंप्यूटर को ऑन करने पर पहली स्क्रीन को हम कहते हैं डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। राजस्थान पुलिस के अंदर बड़ा बवाल मचाया था इस क्वेश्चन ने। पहली शिफ्ट में पहला ही मतलब क्वेश्चन था कंप्यूटर का। ये काफी दोस्तों की समस्या आई थी, भारी समस्या से उन्हें जूझना पड़ा था। तो आगे का क्वेश्चन है, माउस को ड्रग एंड ड्रॉ डिवाइस भी कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं जी, डेफिनेटली कहते हैं। माउस को यही तो कहेंगे, उसके अलावा बेचारे को क्या कहेंगे हम लोग? बताओ भाई, जल्दी बताओ। बताओ लाडलो, बताओ जल्दी फटाक से। बिल्कुल। चलिए, आपने एक बात नहीं बताई अभी तक मेरे को बताई नहीं थी कि किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, ये बुलेट्स तो आपने बता दिया, ठीक है, ओके, डन है। बुलेट्स तो ठीक है कि टेक्स्ट के सामने गोला, तीर, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं, उन्हें बुलेट्स के नाम से कहा जाता है, उन्हें बुलेट्स कहा जाता है डेफिनेटली। लेकिन मैंने पूछा था किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज कीबोर्ड के द्वारा आपको देखनी है। किसके द्वारा देखनी है? कीबोर्ड के द्वारा आपको चेक करनी है, कीबोर्ड के द्वारा देखनी है। तब आप कौन सी की दबाओगे? देखनी है तो आप कौन सी की दबाओगे भाई? एक तो मैं बता देता हूं, एक तो फंक्शन की है, एक तो कौन सी है? फंक्शन की है। एक तो फंक्शन की है और उसके साथ में एक शिफ्ट लगा हुआ है। उसके साथ में क्या लगा हुआ? शिफ्ट। हालांकि शिफ्ट पहले आएगा, पहले आएगा। जल्दी बताओ। देखिए 16 में ए तो ठीक है, बस हो गया काम तमाम, मुझे लग गया। चलिए मैं ही बता देता हूं। शिफ्ट के साथ में F10 की दबानी पड़ेगी आपको। शिफ्ट के साथ में आपको क्या दबानी पड़ेगी? F10 की का यूज आपको करना पड़ेगा, F10 की का शिफ्ट के साथ में, है ना। ओ बुलेट में ही अटके हुए हैं अभी तो, है ना। अरे किसी गोली मारोगे क्या? बुलेट में अटके हुए हो यार, है। ये बताओ, देखें, ये बताओ दोस्तों, सबसे पहले कौन बताएगा? जल्दी चलने दो भाई। आप पहले तो ये बताओ मार्कर कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताओ, है ना, मार्कर कैसा लग रहा है? शिफ्ट के साथ में F10। देखो नई चीज सीखने को मिली भाई, है। बताओ, डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होने वाली कमांड लाइन को कहते हैं। भाई डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर, ये बोल रहा है प्रत्येक पेज पर आपको क्या कराना है? प्रिंट करवाना है। तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। हेडर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हेडर है वो हमारे पास में ये एक पेज है और पेज के ऊपर का जो ये पोर्शन होता है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? हेडर के नाम से जानते हैं। हेडर साहब होते हैं ये, है ना। और ये होते हैं हमारे फूटर साहब। ये कौन होते हैं? फूटर साहब होते हैं। और ये जो किसी भी पैराग्राफ की जो पहली लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हेडलाइन। हेडलाइन बोलते हैं किसी भी पैराग्राफ की, है ना। उसके अलावा बात करते हैं तो फुटनोट है, वो फुटनोट पेज के अंत में जुड़ता है। एंड नोट है वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के पीछे जुड़ता है। अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया। मार्कर बढ़िया लग रहा है, वेरी गुड। ये देखिए ये बोल रहा है C+ में कंपाइल होकर जो फाइलें बनती है उनका नाम क्या होता है? C+ में भाई ये C+ है, ये आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है ना, प्रोसीजरल भी है। तो इसके ऊपर आप बताइए कि C+ में जो कंपाइल होकर फाइल बनती है उसका नाम क्या दोगे आप? देखो EXE तो हो गई एग्जीक्यूशन फाइल, DOC हो गई डॉक्यूमेंट फाइल, होगा इन दोनों में से।
अब मैंने नाम ले लिया है, अब बताइए आप उस आधार से कौन सा आपके दिमाग से इसे लगाओगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गुड इवनिंग ओम प्रकाश जी, पवार साहब और जोरेट जाट साहब। क्यों हंस रहे हैं भाई बताइए, थोड़ा सा मैं भी हंस लेता हूं भाई। डीओसी है, डॉक्यूमेंट फाइल है, ईएक्सी है, एग्जीक्यूशन फाइल है, ये क्यों गलत कर रहे हो आप? अरे क्यों गलत कर रहे हो यार, क्यों गलत कर रहे हो? ए उत्तर दे रहे हैं, ए उत्तर आपका बिल्कुल सही है। उसका नाम होता है ओबीजे, शॉर्ट नाम है ये, इसका क्या है, शॉर्ट नाम हम इसे बोल सकते हैं, शॉर्ट नाम है ना। आगे की तरफ चलते हैं। निम्न में से एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, एनिमेशन सॉफ्टवेयर, इसमें आपके सबके तोते उड़ेंगे, डेफिनेटली उड़ेंगे तोते, डेफिनेटली तोते उड़ेंगे भाई, डेफिनेटली। ओबीजे, गुड 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 गुड। बताइए इसके बारे में अपनी राय रखिए। हाँ जी, खुशबू कंवर साहब। अच्छा, शांति मोहन जी बोल रहे हैं एक्साइटमेंट खराब मत करो। कुछ नया करने की हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको अच्छा लगे, है ना। हमें तो सारे सही करने आए हैं, होते ही नहीं, क्या करें। ये देखो, ये कर दिया, ये गड़बड़ कर दी, ये गड़बड़ कर दी, और मुझे पता था आप करोगे, मुझे पता था आप करोगे। ये गड़बड़ तो होनी थी भाई, ये गड़बड़ घोटाला तो होना ही था, है ना। हाँ, ओम प्रकाश जी चौधरी साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा कर दिए भाई। पहले तो बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो एमएस जो वर्ड है वो डॉक्यूमेंटेशन का, डॉक्यूमेंटेशन का सॉफ्टवेयर है, डॉक्यूमेंटेशन का सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट की बात करते हैं तो ये प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप की बात करते हैं तो ये एडिटिंग ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है। और ये मैक्रोमीडिया फ्लैश है, वो एनिमेशन का है। वो किसका है? एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? एनिमेशन सॉफ्टवेयर। डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उड़ गए तोते, मुझे पता था उड़ेंगे। अब आप कहोगे सर पावर पॉइंट के अंदर एनिमेशन लगता तो है, अरे लगता तो है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट है वो प्रेजेंटेशन के लिए है, एनिमेशन के लिए नहीं है। एनिमेशन आप इसमें क्रिएट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, एनिमेशन को रन कर सकते हो, चला सकते हो, है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये तो मुझे पता था, ये तो गंगा खराब करोगे आप, है ना। कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है? तो भाई सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ती है, हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ती है, और एक काम करने वाले आदमी की भी जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होता है, ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होगी तो कंप्यूटर रन ही नहीं होगा। ऑपरेटिंग प्रणाली है वो कहां पर स्टोर होगी? सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रणाली, ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर स्टोर होगा? रोम में जाकर के स्टोर होगा, रोम में जाकर के स्टोर होगा। तब वो जाकर के क्या करना शुरू करेगा? काम करना शुरू करेगा, है ना। आगे वाला क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सबसे पहले इसके अंदर बाजी मारता है। चलिए बताइए, देखें सबसे पहले कौन सा साथी बताएगा भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम। गुड इवनिंग सर, प्लीज आप जल्दी से रीड लेवल सेकंड एसएसटी का पेड बैच लॉन्च कर दीजिए सर, टाइम कम है प्रिपरेशन करने के लिए, प्लीज़ सर बैच लॉन्च करवा दीजिए। बिल्कुल सारा ठाकुर जी, मैं इसके ऊपर सर से बात करता हूँ, डेफिनेटली आप बेफिक्र रहिए, है ना। हाँ जी, तो पहला है कि उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को ऐसी भाषा में अंतरण जिसे मशीन समझ सके कहते हैं। तो उसे हम भाई कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में हम चेंज करते हैं। तो किसके द्वारा चेंज किया जाता है भाई? कंपाइलर के द्वारा चेंज किया जाता है। किसके द्वारा चेंज किया जाता है? कंपाइलर के द्वारा इसे चेंज किया जाता है। बिल्कुल पिंकेश जी, बहुत बढ़िया। फोटोशॉप में एनिमेशन हो रहा है, नॉन एज फ्रेम एनिमेशन। पावर पॉइंट में भी होता है एनिमेशन, है ना, पावर पॉइंट में भी होता है, पावर पॉइंट में भी होता है, लेकिन समझने वाली बात है जो मैंने आपको समझा दी है। तो अनुभाषक यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपके पास में, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है,
मजा आ जाएगा इसके अंदर। ये बोल रहा है वह कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है जिसे 1968 में वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रयोगों के लिए उच्च बनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। अब देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा भाई, चलिए जल्दी बताइए। कंपाइलर, जल्दी बताइए। बताइए भाई। पास्कल नहीं होगा, पास्कल नहीं होगा, पास्कल नहीं होगा, पास्कल गलत है यहाँ पर। देखो इसीलिए तो ये क्वेश्चंस आते हैं, है ना। वह कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है जिसे 1968 में वैज्ञानिक और गणितीय प्रयोगों के लिए बनाया गया था, वो एपीएल भाषा है। और इसका नाम भी बहुत सिंपल सा दिया था उन्होंने, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। इस एपीएल को नाम दिया था ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। बहुत ही सिंपल सा। फोरेट्रॉन तो बाद में आई थी। ये बात हो रही है 1968 के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? 1968, है ना। एपीएल, बिल्कुल शांति मोहन जी, बिल्कुल सही बताया आपने। फोरेट्रॉन तो है ही नहीं ऑप्शन, है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन है, एप्लेट क्या है? एप्लेट क्या है? अब एप्पल के आगे टी लग गया तो वो क्या है? एप्लेट क्या है? बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन, एपीएल, हाँ, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सरदारनी जी, काफी सारे दोस्त हैं वो सोच रहे हैं कि भाई ये क्या है। बताइए एप्लेट के बारे में, बताइए एप्लेट के बारे में बताइए भाई। बताइए जल्दी बताइए। बीपीएल, बीपीएल नहीं, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। एप्लेट है वो आपके उपयुक्त सभी नहीं है, एक ईमेल भी नहीं है, एक वेबसाइट नहीं है, ये एक छोटा एप्लीकेशन प्रोग्राम है। बेसिकली इसे जावा के अंदर हम यूज लेते हैं। किसके अंदर यूज लेते हैं हम लोग? बेसिकली जावा के अंदर इसे यूज लेते हैं। ए ऑप्शन है, बिल्कुल सही बताया, एक छोटा एप्लीकेशन प्रोग्राम है। उसके आगे है डैश डैश डैश, कंप्यूटर स्टार्ट या रीस्टार्ट होता है तो वो किसके द्वारा होता है? आपको सबको पता है, मैंने बताया भी था, वापस से बता देता हूं। एक तो इसके अंदर क्या होती है, जो बूटिंग प्रोसेस होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है वार्म बूटिंग, एक तो क्या होती है वार्म बूटिंग, और एक क्या होती है कोल्ड बूटिंग, है ना। तो स्टार्ट होना तो क्या हो गया? कोल्ड बूटिंग, और रीस्टार्ट होना क्या हो गया? वार्म बूटिंग हो गया। तो बूट के द्वारा होता है। प्रयोग में आसान क्या होता है? प्रयोग में आसान क्या होता है? तो प्रयोग में आसान होने वाली चीज या आसान प्रयोग में ली जाने वाली चीज को हम किस नाम से जानते हैं? यूजर फ्रेंडली के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया। उसके आगे है स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? स्थायी स्टोरेज डिवाइस, स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है भाई? जल्दी बताइए, जल्दी फेंकिए उत्तर। स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, किस नाम से जाना जाएगा? और एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर करो यार, बफरिंग हो रही है, एक बार चेक करता हूं, देखिए बफरिंग तो नहीं हो रही है भाई दोस्त, बफरिंग तो नहीं हो रही है। बफरिंग तो नहीं हो रही है। कूल नहीं होती निशा जी, कोल्ड होती है ना, हार्ड। देखो क्वेश्चन पूछा है कि स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, रैम, केस, कौन सी है स्थायी स्टोरेज डिवाइस? स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? स्थायी स्टोरेज डिवाइस, बिल्कुल रैम तो अस्थायी है भाई। ये रैम और केस दोनों ये अस्थायी है, रैम और केस दोनों ये अस्थायी है, दोनों ये अस्थायी है। और वैसे देखा जाए तो फ्लॉपी डिस्क भी अस्थायी है, तो लेकिन करेक्ट आंसर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? हार्ड डिस्क है, वो स्थायी स्टोरेज डिवाइस का महत्वपूर्ण भाग है। वैसे आपके फ्लॉपी डिस्क भी स्थायी है, उसमें डेटा भागेगा नहीं, है ना, लेकिन उसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि रीयूज, यूज, रीयूज, इस प्रकार के, वो तो कॉन्सेप्ट हार्ड डिस्क में भी आ जाते हैं, है ना। उसके आगे चलते हैं, कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डेटा लोड होता है और काम करता है? उसे क्या कहते हैं जिसमें डेटा लोड होता है और काम होता है भाई?
कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डेटा लोड होता है और काम करता है? बताइए, जल्दी बताइए। कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहेंगे जिसमें डेटा लोड होगा और काम करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये बताइए कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डेटा लोड होता है और काम करता है? बोनस दिया जाए, अच्छा। बिल्कुल, अब देखो कई सारे साथी है वो यहाँ पर कैश बताएंगे, आपके रैम बताएंगे, रोम बताएंगे। अब रैम में भी डेटा लोड होता है, काम करता है, रोम में ऑलरेडी डेटा लोड हुआ ही रहता है ना, कंप्यूटर ऑन होते भी होगा। कैश मेमोरी के अंदर भी है जो एक बफर स्टोरेज चलता रहता है। तो स्पेस को वैसे हम क्या कहेंगे, स्पेस को हम क्या कहेंगे जिसमें डेटा है जो लोड होता है और काम करता है? बताइए जल्दी। सीपीयू तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गई, सीपीयू तो होगा नहीं, सीपीयू तो होगा नहीं, सीपीयू तो होगा नहीं, सीपीयू तो क्या होगा प्यारे दोस्तों? सीपीयू तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, है ना। डेटा लोड होता है और काम करता है किसमें? रोम में। डेटा लोड होता है और काम करता है किसमें? रोम के अंदर। सीपीयू नहीं होगा, सीपीयू गलत हो जाएगा। ये तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें स्पेस कहाँ है? ये तो कंप्लीट पूरा का पूरा ढांचा है ना। कैश मेमोरी में डेटा लोड नहीं रहता है, रोम के अंदर डेटा लोड होता है। डेटा क्या होता है? लोड होता है। कब होता है? जब कंप्यूटर ऑन होता है, जब कंप्यूटर ऑन होता है, जब कंप्यूटर क्या होता है? ऑन होता है, तब लोडिंग प्रोसेस चलती है। और जो आपका ओएस है, वो ओएस है वो कहाँ पर कॉपी किया हुआ होता है? कहाँ पर कॉपी किया हुआ होता है? रोम में होता है। किस में होता है? ओएस जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ पर? हाँ, बहुत बढ़िया। किट्टू चौधरी जी क्या कहना चाह रहे हो भाई? किट्टू चौधरी जी बोल रहे हैं कि सर 1000 क्वेश्चन पढ़ लिए, लेकिन जो पढ़ाते हो, आप पढ़ाते हो, वो एक भी नहीं आ रहा है, आता नहीं है, उनमें से एक भी नहीं आता है ना। लेकिन मैं पढ़ाता हूँ वो एग्जाम में तो आता है। इस बात से तो सहमत हो ना आप? ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग किरण जी, बहुत बढ़िया। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड हमेशा सफेद रंग की होगी, ऑप्शन मेन्यू में प्रीसेट किए गए रंग में होती है, सारे डॉक्यूमेंट के लिए हमेशा एक सी होती है, आपकी पसंद के किसी भी रंग की हो सकती है। इसके बारे में बताइए बलराम जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है भाई आपका। हाँ, आगे आगे है, वेरी गुड। ये बताइए किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड हमेशा सफेद रंग की होगी, ऑप्शन मेन्यू में प्रीसेट किए गए रंग की होगी, सारे डॉक्यूमेंट के लिए हमेशा एक सी होगी, आपकी पसंद के किसी भी रंग की हो सकती है। बताइए। कुछ ए बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूज। देखो हमेशा सफेद रंग की तो होगी नहीं, ये तो मामला गलत है। सारे डॉक्यूमेंट के लिए हमेशा एक सी होती है, ये भी होगी नहीं। अब इन दोनों में से बताइए आप, आपकी पसंद के किसी भी रंग की हो सकती है, ऑप्शन मेन्यू में प्रीसेट किए गए रंग में होती है। तो आपकी पसंद का रंग हो ही नहीं, मान लो आप ऐसा रंग कोई चूज कर लो तो आपकी पसंद का कोई रंग हो ही नहीं है, तो फिर वो कहाँ से ऑप्शन मिलेगा आपको? वाइट नहीं होगी, जो प्रीसेट किए गए रंग में होगी। मेन्यू के अंदर जो आप सेट करोगे, जिस हिसाब से आप सेट करोगे उसी हिसाब से आपका क्या होगा? बैकग्राउंड है उसी रंग की होगी। तो बी ऑप्शन होगा इसके लिए, है ना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है मेरे पास में मजेदार सा क्वेश्चन है, जब दोनों तरफ के हाशिए सीधे और सम हो तो इसका अर्थ है डॉक्यूमेंट में दोनों तरफ के हाशिए, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये पेज है और ये दोनों तरफ से सम हो, समान समान कह सकते हैं हम लोग, है ना। ओ नो हो गया, ओ नो हो गया, हाँ कोई बात नहीं। इसके बारे में बताओ। जब दोनों तरफ के हाशिए सीधे और सम हो तो इसका अर्थ होगा फुल जस्टिफिकेशन, फुल अलाइनमेंट, लेफ्ट जस्टिफिकेशन, राइट जस्टिफिकेशन। देखो लेफ्ट के टाइम में तो लेफ्ट साइड में होगा, राइट के साइड में राइट साइड में होगा। अब इन दोनों में से आपको बताना है कि फुल जस्टिफिकेशन होगा या फुल अलाइनमेंट होगा। हाँ बताओ, जल्दी बताओ। गुड इवनिंग गुजरी जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या होगा? जस्टिफाई होगा, बिल्कुल सही है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड भाई। फुल जस्टिफिकेशन में होगा, कैसे होगा? फुल जस्टिफिकेशन में, जस्टिफिकेशन में, है ना, फुल जस्टिफिकेशन। फुल अलाइनमेंट को ही हम क्या कहते हैं? जस्टिफिकेशन कहते हैं। हाँ, राजस्थान पुलिस का एग्जाम निकट ही है भाई, लगे रहो आप, तो बस लगे रहो। वर्तमान में प्रयोग की जा रही टिपिकल सुपर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में ये सभी शामिल है, सिवाय किसको छोड़ करके? अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। देखिए अभी तो 27वां क्वेश्चन ही चल रहा है भाई, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, राजस्थान पुलिस का एग्जाम भाई मैं बता तो रहा हूं, अप्रैल और मई माह के अंतर्गत होगा भाई, अप्रैल और मई माह के अंतर्गत राजस्थान पुलिस आपको देखने को मिलेगी। देखो जी, वर्तमान में प्रयोग की जा रही टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में ये सभी शामिल है। C++ शामिल है, जावा भी शामिल है, विजुअल बेसिक शामिल है, मशीन लैंग्वेज है वो शामिल नहीं है, मशीन लैंग्वेज है वो शामिल नहीं है। अरे भाई साहब क्यों गलत कर रहे हो यार, है? वन रक्षक का किरण मीना जी बैच रिकॉर्डेड है, और वन रक्षक के लिए लाइव बैच में जुड़ना है तो आप वीडियो वाले में जुड़ सकते हैं, या आप राजस्थान पुलिस वाले में जुड़ सकते हैं। पर्टिकुलर स्पेशल वन रक्षक के लिए अभी बैच है नहीं, रिकॉर्डेड क्लासेज अवेलेबल है तो आप वो ले सकते हैं। मशीन आपका बिल्कुल सही होगा। जब कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर दे तो इसे क्या कहते हैं? तो क्रैशिंग बोलते हैं उसे। कंप्यूटर अचानक से काम करना बंद कर देता है, आदमी अचानक से काम करना बंद कर देता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। यूजर कैसे निर्धारित करता है कि कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है बताओ? यूजर कैसे निर्धारित करता है कि कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम उपलब्ध है? तो दो तरीके हैं, एक तो बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल प्रोग्राम देख करके, या फिर दूसरा तरीका है कंट्रोल पैनल में जाकर के, या फिर दूसरा तरीका क्या है? कंट्रोल पैनल में जाकर के वो प्रोग्राम एंड फीचर्स के अंदर जाकर के देख सकता है। प्रोग्राम एंड फीचर के अंदर जाकर के वो देख सकता है कि भाई साहब हमारे पास में कौन कौन सा माल अवेलेबल है, कौन सा नहीं है। वन रक्षक का अभी फिलहाल तो शुरू होगा नहीं, मैं आपको ऐसे झूठा नहीं बताना चाहता हूं, है ना। चलिए जी, Ctrl+V कुंजी को प्रेस करने पर क्या होता है? तो आप ऐसे मत कह देना सर मजा आ जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए Ctrl+V के द्वारा आप क्या करोगे भाई? बूटिंग, वेरी गुड। एक बार लाइक वाइक कर दो रे यार, मेरे भी थोड़ा सा सपोर्ट किया करो यार दोस्तों, बड़ी मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए, है? पेस्ट के लिए सर जी, लैब असिस्टेंट की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए बेस्ट बुक बताएं प्लीज। देखो लैब असिस्टेंट के लिए वैसे एनसीईआरटी की जो बुक्स है उनसे बेस्ट बुक्स तो कोई हो नहीं सकती, आज तक बढ़ी नहीं है ना। आपके डॉक्यूमेंट में जहां कर्सर है वहां वी टाइप होगा। सिलेक्ट की गई आइटम क्लिपबोर्ड से पेस्ट हो जाती है, सिलेक्ट की गई आइटम क्लिपबोर्ड में पेस्ट हो जाती है, सिलेक्ट किए गए ड्राइंग ऑब्जेक्ट पेड पर वर्टिकली वितरित हो जाती है। हाँ जी, देखो बड़े होशियार निकले आप बड़े होशियार निकले। देखो सिर्फ इसमें से और में ही फर्क है, से और में ही फर्क है, बाकी दोनों ऑप्शन टक्कर दे रहे हैं आपस में, है? कुछ कुछ हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई सिलेक्ट की गई आइटम क्लिपबोर्ड से पेस्ट हो जाती है जब वी करते हैं। पहले जब हम कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में जाके सेव होती है, तो कॉपी वी होता तो फिर यहाँ पर सी होता तो में पेस्ट होती है, और वी है तो से में पेस्ट होती है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना आप, है ना, इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन लाया गया है। बाकी अन्यथा मेरी कोई लाने की ऐसी इच्छा नहीं थी लेकिन मैं ले आया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Ctrl+Alt+Delete ये किसकी शॉर्ट की है? बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा आपने। एक्चुअली में इसके बारे में हम कह नहीं सकते कि ये टास्क बार की है, टास्क मैनेजर को ओपन करने की है, लेकिन पुराने कंप्यूटर के अंदर आपके बूटिंग प्रोसेस भी इसके द्वारा किया जाता था। और बाकी इसका एक क्वेश्चन भी आगे, तो अभी थोड़ी देर आप इस बात को छुपावा रहने दो, जब आएगा तब मैं इसको खुल के बताऊंगा। क्वेश्चन लाया हूं मैं, बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इसलिए मैं लेकर के आया हूं। राम राम जी। हाँ
प्रेम सिंह जी राठौड़ साहब क्या बोल रहे हैं, इन सुविधाओं के माध्यम से अब संदेशों का आदान प्रदान सामान्यतः टेलीफोन की तुलना में काफी सस्ता हो गया है। ये कथन निम्नलिखित में से किस सुविधा पर लागू होता है? इंटरनेट पर भी होता है, इंट्रानेट पे भी होता है, नेटवर्किंग के ऊपर भी होता है, उपयुक्त सभी के ऊपर ये कथन है जो लागू होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास में, क्या बोल रहा है 30 नंबर क्वेश्चन, ये बोल रहा है पर्सनल कंप्यूटर के हार्डवेयर को बांटा जा सकता है, किसमें बांटा जा सकता है? पर्सनल कंप्यूटर के हार्डवेयर को किसमें बांटा जा सकता है? इनपुट इकाई में बांटा जा सकता है। मैंने शुरुआत की थी तो बताया था कि हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर क्या क्या है, तो इनपुट जितनी भी युक्तियां हैं वो सारे हार्डवेयर यूनिट है, आउटपुट इकाइयां हैं वो भी सारी क्या है आपके हार्डवेयर यूनिट है, प्रोसेसर है वो भी आपके हार्डवेयर यूनिट है, मेमोरी और संग्रहण है वो भी आपका क्या है हार्डवेयर यूनिट है, जो सॉफ्टवेयर बचे हैं वो है जो सॉफ्टवेयर यूनिट में आएंगे, यानी उपरोक्त सभी है ये सारे के सारे क्या है आपके हार्डवेयर है। इनको पेरिफेरल डिवाइसेस के नाम से भी जाना जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस को हिंदी में लिख देता हूं पेरिफेरल डिवाइसेस के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, पेरिफेरल डिवाइसेस के नाम से भी जाना जाता है। कभी लिखा हुआ आ जाए तो पेरिफेरल डिवाइसेस भी क्या है एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस ही बोलेंगे उसे भी। आगे वाला क्वेश्चन है, किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या आइकन दिखाता है? किस प्रकार का बार मतलब टूल बार, मेन्यू बार, स्टार्ट बार, टास्क बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम और आइकन दिखाता है? कौन सा बार दिखाता है? कौन सा बार दिखाता है? ये वाला देखो आइकन और मेन्यू दिखा रहा है। इस बार का नाम क्या इस बार का नाम क्या है? ये आइकन और मेन्यू दिखा रहा है। ड्रॉप डाउन यानी कि जो नीचे डाले गए हैं, जिनको नीचे छोड़ दिया गया है, जिनको बोला है थोड़ी देर आप इंतजार करो, वो कहां पर दिखाए जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो कई बार आपको ऑप्शनों के अंदर ई भी देखने को मिलेगा, वो जानबूझ के लाया गया क्वेश्चन है ई ऑप्शन का, है ना। बाकी आपके एग्जाम में तो 4 ही ऑप्शन आएंगे, है ना। तो भाई टूल बार उसे कहेंगे नहीं, मेन्यू बार वो होगा नहीं, स्टार्ट बार होगा नहीं, और टास्क बार है। स्टार्ट बार कहाँ होता है? राइट साइड में बॉटम में। स्टार्ट बार कहाँ होता है? राइट बॉटम, है ना। राइट बॉटम साइड में आपको स्टार्ट बटन दिखाई देता है, स्टार्ट बार ही उसे बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? टास्क बार के नाम से जानेंगे। इसके बारे में बताइए भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन बताएगा 32 नंबर के बारे में? वेरी गुड, बताइए। डी उत्तर, गुड 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 गुड। और स्पीड के साथ में चलने दीजिए। पीयर से पीयर लेन, पीयर टू पीयर एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर किसके लिए है? पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर इंटरनेट तो है नहीं, क्योंकि ये तो विश्वव्यापी है, क्योंकि ये तो क्या है? विश्वव्यापी है। विश्वव्यापी के अलावा हम बोल सकते हैं विश्व का इंटरनेट है। तो पीयर टू पीयर कौन सा हो गया? होम नेटवर्क हो गया पीयर टू पीयर, है ना। और नेटवर्क शेयर्ड रिसोर्सेज के साथ एक सर्वर की आवश्यकता होती है। वाइड एरिया नेटवर्क ये पीयर टू पीयर नहीं है। अगर वाइड एरिया नेटवर्क होता तो इंटरनेट भी क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क है। इंटरनेट भी क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क है। इंटरनेट भी कैसा है? वेन जैसा है। तो लेन हो सकता था। पीयर टू पीयर यानी पॉइंट टू पॉइंट, है ना। होम नेटवर्किंग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे वाला क्वेश्चन है, वो फैक्ट्स है मेरे पास में कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर किसका उपयोग करते हैं? भाई आप गाड़ी के अंदर तेल खत्म हो जाता है तो कहाँ जाते हैं आप? गाड़ी के अंदर डीजल खत्म हो जाता है तो आप पेट्रोल पंप जाते हैं। तो पेट्रोल पंप आपका एक टर्मिनल हो गया, एक नोड हो गया। तो जब ये मेन फ्रेम जो सर्वर के यूज काम आता है, सर्वर के रूप में काम में लिया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? मेन फ्रेम है। सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए यूजर अक्सर टर्मिनल पर पहुंचते हैं और टर्मिनल के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। टर्मिनल के माध्यम से क्या होते हैं? वो टर्मिनल के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। टर्मिनल के माध्यम से इन कंप्यूटर के साथ में जुड़ते हैं। आप चाहे इंटरनेट के माध्यम से जुड़ रहे हैं, चाहे और जब सिस्टम को पावर दिया जाता है तब डेटा को बैटरी के लाइफ के साथ साथ मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर में क्या रहता है? क्या रहता है? सीमोस बैटरी, है ना। और इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, एम का मतलब मेटल, ओ का मतलब ऑक्साइड, एस का मतलब सेमीकंडक्टर, है ना। तो करेक्ट है। यहाँ पर जब कंप्यूटर में पावर चली भी जाती है तो आपका डेट और टाइम चलता रहता है, वो सीमोस के माध्यम से चलता है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर नाम वापस से याद दिला देता हूं। आगे वाला क्वेश्चन है मेरे पास में 33 नंबर। ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है सर्वाधिक उत्पाद कूट
प्रोडक्ट, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया गया है? किसके लिए किया गया भाई? हाँ जी, टाइम और डेट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार भाई लाइक और शेयर कर दीजिए यार, मजा आ जाएगा, आनंद की अनुभूति हो जाएगी। तो सर्वाधिक उत्पाद यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भाई एक ही चीज में देखा, भवनों में अग्नि सुरक्षा के लिए नहीं, भूकंप प्रतिरोधी के लिए नहीं, बारकोड के लिए, जिन्हें बारकोड हम बोलते हैं, बारकोड के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को ही बारकोड के रूप में जाना जाता है ना? हाँ जी, बारकोड, बिल्कुल सही बताया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, इंट्रानेट नेटवर्क में हब की तरह ही एक वायरलेस नेटवर्क नोड के बीच रिले डेटा में मदद करता है। कौन करता है? रिले डेटा में मदद करता है। जैसे अभी टर्मिनल था, वो मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से जुड़ रहे थे, आप वहां से डेटा ले रहे थे, तो वो एक प्रकार का पॉइंट ऑफ था जिस पॉइंट पर आप जुड़ सकते हैं। तो ये बोल रहा है इंट्रानेट नेटवर्क, जो बाहरी नेटवर्क है, में हब की तरह ही, यानी कि इंट्रानेट नेटवर्क में आप किस प्रकार से जुड़ते हैं, किससे जुड़ते हैं? इंट्रानेट नेटवर्क में आप किससे जुड़ते हैं? हब के रूप में जुड़ते हैं। तो एक वायरलेस नेटवर्क के नोड के बीच रिले डेटा में मदद करता है। कैसे जुड़ेंगे आप वहां पर? पोर्ट के रूप में नहीं जुड़ेंगे, पोर्ट के रूप में नहीं जुड़ेंगे, पोर्ट गलत हो जाएगा। वायरलेस को एक्सेस करने वाला पॉइंट, वायरलेस को एक्सेस करने वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? वीएपी, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, वीएपी, वायरलेस एक्सेस पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। ए ऑप्शन गलत बता रहे हो आप दोस्त, ए ऑप्शन काफी साथी गलत बता रहे हैं। हाँ, ये देखो, ये देखो, एक खतरनाक खिलाड़ी आप पहुंचे हैं, किशन दादित जी, पढ़ ले भाई, है बिल्कुल। वायरलेस एक्सेस पॉइंट। चलिए आगे का है 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया? ओहो हो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लेजर का आविष्कार किसने किया था? जल्दी बताओ। बलराम जी, रोमन भाई, पिंक्स, जोरेड साहब, चौधरी सारन जी, रामाराम जी। कौन ही बताऊं मैं आप तो। किट्टू चौधरी जी, आपको एक और चीज बताता हूं कि लगभग मैंने नवंबर माह से लेकर के अब तक 10,000 के आसपास तो क्वेश्चन करा दिए हैं कंप्यूटर और रीजनिंग के, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इसके बारे में बताइए, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? थियोडर मेनन, थियोडर मेनन जो थे, थियोडर मेनन, है ना? ए ऑप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल थियोडर मेनन। गुड 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 गुड। ये तब होता है, देखो क्या होता है क्या कब होता है? ये तब होता है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का लोडिंग हो रहा हो, तब ट्रैकिंग होती है। तब क्या होती है? सबसे पहले तो बूटिंग होती है, सबसे पहले तो क्या होती है? बूटिंग, बूटिंग के बाद क्या होती है? ट्रैकिंग, ट्रैकिंग, और ट्रैकिंग होने के बाद में क्या होता है? लोड होता है। ट्रैकिंग होने के बाद क्या होता है? लोड। ट्रैकिंग होने के बाद क्या होता है? लोड होता है। जब आप पीसी बूट करते हैं तो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क में, मेमोरी के अंदर क्या होते हैं? कॉपी होते हैं। कहां पर होते हैं? रोम में जाकर के होते हैं। कहां पर होते हैं? रोम में जाकर के होते हैं। प्रेम सिंह जी राठौड़ साहब भी आ चुके हैं, अरे वाह भाई राठौड़ साहब। तो क्लियर है ये फैक्ट्स? फैक्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? बीच बीच में ये तड़का कैसा लग रहा है? तड़का, बीच बीच में तड़का कैसा लग रहा है? तड़के के बारे में बताइए भाई। 36 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम, जल्दी जल्दी बताइए। रोयल सरदारनी जी, बताओ बताओ। जल्दी बताओ, देखें इसके बारे में। देखो क्या पूछ रहा है, ASCII, इसको ही कई लोग ASCII बोलते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या है? डेसिमल के साथ संख्या को प्रस्तुत करने के लिए नंबर सिस्टम है। पुराने मेन फ्रेम कंप्यूटर में अक्षर प्रस्तुत करने के सामान्य मानक है। एनकोडिंग मानक के अक्षर और वर्णों को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या प्रतीकात्मक प्रोग्रामिंग भाषा जो सीधे मशीन निर्देशों को प्रस्तुत करती है। इसके बारे में क्या बताओगे भाई? तड़का तो कल लगेगा। अच्छा, डेसिमल के साथ संख्या का प्रस्तुत करने के लिए नंबर सिस्टम, ये नहीं है, डेसिमल के साथ नहीं है, पुराने मेन फ्रेम कंप्यूटर का भी नहीं है। एनकोडिंग मानक के अक्षर और वर्णों को प्रस्तुत करने के लिए एक मानक है, एक स्टैंडर्डाइज कोड है,
स्टैंडर्डाइज कोड है, अमेरिका के अंतर्गत इसे शुरू किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रतीकात्मक होगा नहीं इसमें, है ना। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? देखो लास्ट में है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी लगभग मान के चलो आप 50 क्वेश्चन तक, तो क्वेश्चन थोड़े ढंग के हैं। 50 के बाद 30 क्वेश्चन है रिवीजन के, खटे खटे करने वाले। एक नया आपको एक मतलब कह सकते हैं एक नया मजा आएगा, है ना, एक नया आज आपको अनुभव मिलेगा 50 के बाद में। तो ये बताओ भाई, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? स्कैनर की है, प्रिंटर की है, कीबोर्ड की है, माउस की है? किसकी है भाई बताओ? प्रिंटर की है, बिल्कुल सही बताया। और ये डॉट मैट्रिक्स है वो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर कैटेगरी में आता है ना। उसके आगे है निजी कंप्यूटर और नेटवर्क को हजारों के साथ एक वैश्विक नेटवर्क कहा जाता है, बना नेटवर्क। बताओ क्या कहा जाता है? 14 फरवरी को पुलवामा हमला हुआ था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। कंप्यूटर अनुदेशक सर जी, यूजी पीजी सीएस से पॉलिटेक्निकल वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या? भाई डिप्लोमा डिग्री भर सकते हैं, है ना, कंप्यूटर का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप है जो RACIT लेकर के उतरो मैदान में। निजी कंप्यूटर और नेटवर्क के साथ हजारों के साथ बना एक वैश्विक नेटवर्क है, वो इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट विश्वव्यापी नेटवर्क, है ना। हाँ जी, चलो बताओ देखें। इसके बारे में देखो एक बार, क्या है पर्सनल कंप्यूटर को आप पीसी बोलते हो, इसमें कोई दो राय है नहीं। कंप्यूटर का प्रयोग करने का लाभ ये है कि ये बहुत तेज होता है, विशाल मात्रा में है, डेटा स्टोर कर सकता है, इसकी प्रोसेसिंग है वो बहुत ही स्पीडली होती है ना। ईमेल खाते के स्टोरेज एरिया को क्या कहोगे आप? ईमेल खाता जो आपका है, ईमेल खाता है, वो उसके स्टोरेज एरिया को आप क्या कहोगे? जल्दी जल्दी चलो स्पीड के साथ में। बी उत्तर, बी। गुड भाई गुड। ईमेल स्टोरेज एरिया, ईमेल खाते के स्टोरेज एरिया को क्या कहोगे? अटैचमेंट तो उसे कहते हैं जो सामग्री आप जोड़ते हो, जो सामग्री आप भेजते हो, जो सामग्री है जिसको भेजनी है, सामग्री जिसको भेजनी है उसे क्या कहोगे आप? अटैचमेंट कहोगे। हाइपरलिंक है, ये रेफरेंसिंग के काम में आता है, रेफरेंसिंग के काम में आता है। मेल बॉक्स ही है, वो क्या है आपका? स्टोरेज एरिया है। मेल बॉक्स ही क्या है? स्टोरेज एरिया के नाम से जाना जाता है। आईपी एड्रेस है, ये तो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन ही आएगा, सी ऑप्शन, मेल बॉक्स। हाँ ये बताओ भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। CSMA CD में कंप्यूटर डेटा की एक निश्चित इकाई भेजने को कहते हैं, है ना। बताओ जल्दी बताओ। निश्चित इकाई, निश्चित इकाई, डेटा की एक निश्चित इकाई क्या कहेंगे भाई? डेटा की एक निश्चित इकाई को क्या कहेंगे? पैकेट्स कहेंगे या फिर नोड कहेंगे या ओवरराइट या टोकन कहेंगे? जल्दी बताओ। मेल बॉक्स, वेरी गुड। CSMA या CD में कंप्यूटर डेटा की एक निश्चित इकाई भेजने को नोड, अरे भाई इकाई नोड कहां से होने लग गई? नोड तो पॉइंटिंग बोले, पॉइंटिंग है, ये पॉइंटिंग थिंग है नोड, है ना। पैकेट्स के रूप में, पैकेट के रूप में भेजते हैं हम डेटा को। किस रूप में भेजते हैं? पैकेट के रूप में, है ना। बहुत बढ़िया, पैकेट्स के रूप में, वेरी गुड। आगे वाला है, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक भाग या तो हार्डवेयर होता है या फिर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। ये भी सबके क्लियर है। कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसमें कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को बूट स्ट्रैप कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो बूट स्ट्रैप के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? बूट स्ट्रैप्स के नाम से जानी जाती है। बहुत बढ़िया। आज उपलब्ध सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस में डेटा यूनिट में स्टोर किए जा सकते हैं। देखो आज के समय में तो सबसे उपलब्ध, आज के समय में तो उपलब्ध कौन सी है? ब्रोंटो बाइट, ये सबसे बड़ी है। ब्रोंटो बाइट सबसे बड़ी है। ब्रोंटो से छोटी है जियोप। ब्रोंटो से छोटी कौन सी है? जियोप, है ना। ब्रोंटो से छोटी कौन सी है? जियोप। पेन की डिजाइन, आहा, पेन की डिजाइन मजेदार लगी नहीं? बताओ है? आप प्रिंटेड शर्ट पहनते हो वैसे उसी प्रकार का है, बड़ा मजेदार लगता है भाई मेरे को, है ना। बड़ा ही मजेदार लगता है।
देखो सबसे छोटी कौन सी होगी? बिट। सबसे छोटी कौन सी होगी? बिट। बिट से बड़ी कौन सी होगी? छोटा लिख देता हूं मैं, ऐसे ही माहौल बना रहा हूं। सबसे छोटी कौन सी होगी? बिट होगी। बिट से बड़ी कौन सी होगी? निब्बल होगी। निब्बल से बड़ी कौन सी होगी? बाइट होगी। बाइट से बड़ी कौन सी होगी? केबी होगी। केबी से बड़ी एमबी। एमबी से बड़ी जीबी। जीबी से बड़ी टीबी। टीबी से बड़ी पीबी। पीबी से बड़ी ईबी। ईबी से बड़ी जेडबी। जेडबी से बड़ी वाईबी। और वाईबी से बड़ी जियोब। जियोब से बड़ी ब्रोंटो। और इसकी बात करते हैं तो आपके पेटाबाइट है ये भाई। ये पताबाइट नहीं है, पेटाबाइट है, पीबी है ये, है ना। इसको सही कर लेना एक बार। बी ऑप्शन नहीं, ये पेटाबाइट बोलते हैं, पीबी। ये पीबी है, यहां पर लिख गलत दिया, पीबी। तो देखो किलो से बड़ी मेगा हो गई, मेगा से बड़ी ये गीगा से बड़ी होगी। पेटाबाइट इसमें बड़ी है, पीबी। पीबी इसमें क्या होगी? टीबी से भी बड़ी हो गई, है ना। लिखने में गलती हो गई, है ना। बाकी कोई ऐसे कहना मत नहीं, मैं तो सर टेराबाइट ही लगाऊंगा। ये पेटाबाइट था, पेटाबाइट था, ये पताबाइट लिखा गया है ना, तो इसको सही कर लेना। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल संवेदनशील होता है। किसके लिए संवेदनशील होता है? पहली बात तो यह है कि यूआरएल, यूआरएल क्या है? यूआरएल क्या है? योगेंद्र सेन साहब, आप ओबीसी के अंदर 52 नंबर पर मेरे प्यारे साथी तैयारी करिए, है ना। हाँ, वो सुंदर जी वो बंद कर दी है 50 क्वेश्चन वाली, उसकी जगह क्लास शुरू कर दी है अपन ने दोपहर में 12 बजे। एक तो दोपहर में 12 बजे, दोपहर में 12 बजे क्लास शुरू कर दी है, और इवनिंग में 5 बजे, इवनिंग में 5 बजे 2 क्लास शुरू कर दी है आपके लिए। ये सेपरेट कंप्यूटर की है, ये सेपरेट रीजनिंग की है। 2 क्लास शुरू कर दी है आपके, है ना। तो देखो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये प्रोटोकॉल नहीं है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये एड्रेस है, और ये एड्रेस किससे मिलते हैं? डायरेक्टरी के अंदर। ये एड्रेस किसके लिए है? डायरेक्टरी के लिए। डायरेक्टरी के लिए संवेदनशील है, डायरेक्टरी के थ्रू ये काम करते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर प्रोटोकॉल नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है। प्रोटोकॉल कौन सा है? HTTP है ना। ये एड्रेस है ना, एड्रेस है भाई। गलत कर रहे हो आप भाई। आपका एड्रेस आपके फोन डायरेक्टरी के अंदर आपका मोबाइल नंबर सेव रहता है, उसी प्रकार से ये एक एड्रेस है, वेबसाइट का पता है, तो उसके लिए एक डायरेक्टरी बनी होती है ऑलरेडी, है ना। ठीक है। डीपीआई दर्शाता है, किसको दर्शाता है? डीपीआई, डीपीआई किसको दर्शाता है भाई? सबका गलत। बताओ, जल्दी बताओ, डीपीआई किसको दर्शाता है? डीपीआई जल्दी बताओ दोस्तों। देखो आगे बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे, और फिर हमें जो आगे वायरस के बारे में भी पढ़ना है भाई, वायरस के बारे में भी पढ़ना है। हाँ पीयूष कुमार जी, वायरस के बारे में पढ़ना है। डीपीआई का सीधा सीधा है, बिल्कुल डॉट पर इंच, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डॉट पर इंच आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये कहां पर यूज होता है डीपीआई? बताना जरा देखें। पढ़ाया हुआ है, 20 बार पढ़ा दिया, है ना। निम्न में से कौन गुप्त कोड को लागू करने से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदलता है? यानी उनको कोड करके इंक्रिप्शन विधि को, ये इंक्रिप्टेड कोड आप देखते हैं, एंड टू एंड इंक्रिप्शन व्हाट्सएप के अंदर यूज लेते हो आप, है ना। तो गुप्त कोड को लागू करके मैसेज के सांकेतिक शब्दों को बदलना, ये मैंने बोल दिया, मतलब गलती से मुझे पूछना चाहिए था आपसे, है ना, पूछना चाहिए था, लेकिन मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब 45 क्वेश्चन के बाद में, 45 क्वेश्चन के बाद में, 45 नंबर क्वेश्चन के बाद में स्पीड टेस्ट है। 45 क्वेश्चन के बाद में स्पीड टेस्ट है। स्पीड टेस्ट में हम 80 तक लेकर के चलेंगे विद टाइमर, विद टाइमर के साथ में, विद टाइमर हम लेकर के चलेंगे। तो थोड़ा सा आप है जो एन्क्रिप्शन, बिल्कुल 45 क्वेश्चन के बाद में हम स्पीड से हमारी रफ्तार को बढ़ाएंगे, मजा आएगा। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं? कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं
को सूचनाओं को देखने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं, किस डिवाइस का उपयोग करते हैं, जल्दी बताना भाई, जल्दी बताना। अब स्पीड के साथ में करेंगे अपन। तो जाहिर सी बात है, समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं, तो हम VDU का इस्तेमाल करते हैं। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? मॉनिटर का, बिल्कुल। नेक्स्ट है मेरे पास में क्वेश्चन, उसके ऊपर बताओ। देखिए अब टाइमर शुरू है आपका 46 नंबर से, 46 नंबर से टाइमर शुरू है। और आपके अगर मान लो लोगो आ रहा है तो एक बार मैं लोगो का काम कर देता हूं। लोगो आ रहा है ना आपके, लोगों को है जो मैं सही कर देता हूं आपके। क्या हो रहा है? मामला बैठ नहीं रहा है। अब बैठ गया है। हाँ जी बताइए। वेबसाइट का एक संग्रह है भाई। HTML डॉक्यूमेंट भी रहते हैं वेबसाइट पर, बिल्कुल रहते हैं, है ना। टाइम ज्यादा लगा दिया। ग्राफिक्स फाइल भी रहती है, ऑडियो और वीडियो फाइलें भी रहती है। उपरोक्त सभी है वो वेबसाइट का एक संग्रह है। आपसे वेबसाइट के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात नहीं की है, आपसे संग्रह के बारे में बात की है। आपसे किसके बारे में बात की है? संग्रह के बारे में बात की है। विल का, विल आपने पढ़ा होगा सिर्फ इंग्लिश के अंदर। तो विल का क्या अर्थ है? विल का क्या अर्थ है बताओ दोस्तों, जल्दी बताओ। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है वो तो प्यारे दोस्त आपके हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, उसमें तो वो डिजाइन है, उसमें तो डिजाइन हो रखी है ऑल। गिरधारी सर का फिजिकल हो गया है, रास्ते में चल रहे हैं शायद, है ना। तो विल का क्या अर्थ होगा? विल वायरलेस, वायरलेस इन लोकल लूप कर दूं क्या मैं? विल का अर्थ बताओ। वायरलेस इन लोकल लूप कर दिया जाए क्या? बताओ भाई। ओहो गिरधारी सर आ गए हैं, तो कैसे हो सर? और अपने फिजिकल के बारे में बताओ सभी मेरे प्यारे लाडलों को। सी ऑप्शन दे रहे हैं, वायरलेस इन लोकल लूप। गिरधारी जी आ चुके हैं भाई क्लास में, अभी याद ही कर रहे थे सर को, है ना। वायरलेस इन लोकल लूप। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, MICR में सी का क्या मतलब है? MICR बेसिकली कहां पर यूज होती है? बैंकिंग के अंदर। किसके अंदर यूज इस्तेमाल करते हैं हम लोग? बैंकिंग के अंदर। चेक आदि के चेक्स जो होते हैं हमारे पास में, उनमें एक मैग्नेटिक इंक के द्वारा कुछ कोड लिखे हुए होते हैं, उनको रीड करने के लिए हम है जो इसका इस्तेमाल करते हैं। वायरलेस इन लोकल लूप, बिल्कुल बिल्कुल। शेयर करो सभी क्लास को, बहुत बढ़िया। तो बताइए भाई, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के नाम से इसे जाना जाता है। तो सी का मतलब कोड होगा नहीं, कलर होगा नहीं, कंप्यूटर होगा नहीं, तो होगा क्या? कैरेक्टर होगा। और जो डी ऑप्शन बता रहे हैं उन सबका तमाम साथियों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे वाला क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने वाला प्रतीक को क्या कहते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने वाले प्रतीक को क्या कहेंगे भाई? कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने वाले प्रतीक को क्या कहेंगे? जल्दी बताओ इसके बारे में। देखें मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जल्दी बताओ। देखो समय जा रहा है, हमने स्पीड टेस्ट के बारे में बात की थी, और सबसे पहले कौन सा साथी बताता है? देखिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, रिजोल्यूशन नहीं है भाई, है ना। कलेक्टर लिख रहे हैं कई सारे साथी, कलेक्टर लिख रहे हैं, कैसी बात होगी भाई। बिल्कुल कर्सर बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर्सर। कर्सर आपका बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। इसके बारे में बताओ। देखिए वर्चुअल मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी है हार्ड डिस्क पर मेमोरी जिसे CPU विस्तारित रैम की तरह प्रयोग करता है। रैम है केवल आवश्यक अगर आप उसे कंप्यूटर में रैम नहीं है। फ्लॉपी डिस्क के लिए बैकअप डिवाइस है। क्या है वर्चुअल मेमोरी? क्या है वर्चुअल मेमोरी? के लिए मैंने आपको बताया भी था बहुत अच्छे से, वर्चुअल मेमोरी के बारे में हमने बहुत अच्छे से बात भी की है। बताइए सुंदर कुगना जी, बहुत बढ़िया। वीरेंद्र जी, वर्चुअल मेमोरी है वो आभासी मेमोरी है, भौतिक मेमोरी, भौतिक फिजिकली हम इसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो हार्ड डिस्क पर मेमोरी जिसे CPU विस्तारित रैम की तरह उपयोग करता है
वो आपके क्या कहलाएगी? ए ऑप्शन आपने बिल्कुल सही बताया है, वर्चुअल मेमोरी के रूप में वो जानी जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास में, डेस्कटॉप छपाई पर आमतौर पर किस प्रिंटर का इस्तेमाल करते हो? डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग करते हो आप? डेस्कटॉप छपाई में किस प्रिंटर का उपयोग आमतौर पर आपके द्वारा किया जाता है? कौन सा है? जल्दी आने दो भाई उत्तर। ए उत्तर आपका ठीक है, ए उत्तर आपका ठीक है, जल्दी आने दो। डेस्कटॉप छपाई में आप डेजीविल प्रिंटर इस्तेमाल करते हो, डॉट मैट्रिक्स करते हो या लेजर प्रिंटर करते हो? क्या करते हो? ज्यादातर आप कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल करते हो? सब लोग बिल्कुल सी उत्तर बता रहे हैं। देखो 28 सेकंड में उत्तर आया आपका, लेजर प्रिंटर का आप बेसिकली इस्तेमाल करते हो। डॉट और डेजीविल है वो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर है, और लेजर प्रिंटर है वो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसके बारे में बताइए। डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है भाई? डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए शॉर्टकट की, जो पहले से हो रखा है उसको वापस से लाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अंडू प्रोसेस के नाम से जानते हैं। जिस प्रोसेस को हम किस रूप में जानते हैं? अंडू। और एक रीडू प्रोसेस भी है, उसमें भी काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मौका है अंडू रीडू को खत्म करते हैं। वाई गलत बता रहे हो, वाई गलत बता रहे हो प्रेम सिंह जी राठौड़ साहब। हाँ, अंडू के लिए तो क्या है? कंट्रोल जेड। अंडू के लिए तो क्या है? कंट्रोल जेड। और रीडू के लिए क्या है? कंट्रोल वाई। रीडू के लिए क्या है? कंट्रोल प्लस वाई। रीडू के लिए क्या है? कंट्रोल प्लस वाई। एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप फाइल मेन्यू पर किस कमांड का उपयोग करते हैं? एक डॉक्यूमेंट बनाना आपको क्या बनाना है? एक डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप फाइल के ऑप्शन पर जाएंगे। कौन सी ऑप्शन पर जाएंगे? फाइल मेन्यू के अंदर जाएंगे और कौन सी कमांड लगाओगे आप? बताओ जी। कंट्रोल जेड। हाँ जी, बताओ बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। रीडू कंट्रोल वाई, बहुत बढ़िया, लाजवाब। एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप फाइल मेन्यू पर किस कमांड का प्रयोग करोगे भाई? जल्दी बताओ। न्यू कमांड का प्रयोग करोगे, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। न्यू कमांड का प्रयोग आप करोगे डेफिनेटली। न्यू कमांड का कई बार बता दिया है। कीबोर्ड के अंदर फंक्शन की, इस पर थोड़ी चर्चा कर लें क्या अपन? बताओ, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लें क्या अपन? इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लें क्या? आपको मुझे बताना है कि F1 की है वो किस काम में आती है, F2 की है वो किस काम में आती है, F3 की है वो किस काम में आती है, F4 की किस काम में आती है, F5 किस काम में आती है, F6 किस काम में आती है, F7 की है वो किस काम में आती है, F8 की है वो किस काम में आती है, F9 की किस काम में आती है, F10 किस काम में आती है, F11 किस काम में आती है, F12 किस काम में आती है। चलिए देखें, बारी बारी से बता दो, शॉर्ट में बता दो। शॉर्ट में कैसे बता सकते हो? जैसे मैं शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, ऐसे बता दो कि साहब ये तो आती है हेल्प के लिए, ये तो किसके लिए आती है? हेल्प के लिए। ये आती है रीनेमिंग के लिए, ये किसके लिए आती है? रीनेम के लिए। ये आती है सर्च के लिए, ये किसके लिए आती है? सर्चिंग के लिए। F4 है वो किसके लिए आती है? अल्ट्रल के साथ F4 की दबाने पर आपके क्या हो जाता है? शट डाउन हो जाता है। F5 किसके काम में आती है? रिफ्रेशिंग की काम में आती है। 12 तो आपका ठीक है उत्तर, 12 तो ठीक है, बिल्कुल। आप बिल्कुल ऐसे ही बताओ। F5 है, रिफ्रेश के काम में आती है, दोबारा लोड करने के काम में भी इसे हम लोग लेते हैं। उसके अलावा F6 के बारे में बताओ। F6 के बारे में 5 है जो रिफ्रेश के लिए। हाँ जी, हेल्प, रीनेम, सर्च, एड्रेस, क्लोज, रिफ्रेश। आगे बताओ, F6 के बारे में बताओ। F6 के बारे में बताओ। ये तो रिफ्रेश हो गया, रीलोड के लिए भी काम में लेते हैं आप, बिल्कुल सही ले रहे हो, यहाँ तक गाड़ी ठीक है। ये मेन्यू बार सिलेक्ट करने के लिए F6 है। फुल स्क्रीन के लिए F11 है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर को क्या करने के लिए? फुल स्क्रीन करने के लिए, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। F2 F12 है वो सेव एज के लिए। ये तो मुझे पता आप सब लोग बताओगे। अभी F10 के बारे में मैंने बताया था, F10 के बारे में बताया था कि शिफ्ट के साथ में हम लोग क्या दबाते हैं? शिफ्ट के साथ में बताओ, जल्दी बताओ। शिफ्ट के साथ में F10 दबा करके हम क्या करते हैं? उसकी प्रॉपर्टी जान सकते हैं। एड्रेस बार के लिए, 12 सेव एज के लिए, बिल्कुल सही है। आगे बताओ आप। तो F7 पढ़ी है, F8 पढ़ी है और F9 पढ़ी है। F7 है जो व्याकरण संबंधी त्रुटियों के लिए F7 का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही बात है। F5 का इस्तेमाल आप है जो PPT पावर पॉइंट के अंदर भी यूज लेते हो, पावर पॉइंट के अंदर भी यूज लेते हो। F6 का बताओ भाई।
F6 का बताओ। F7 है वो स्पेलिंग चेक के लिए है, बिल्कुल स्पेल चेक के लिए हम लेते हैं, या ग्रामर संबंधी त्रुटियों के लिए हम इस्तेमाल लेते हैं, बूटिंग प्रोसेस के लिए इसे इस्तेमाल लेते हैं, इसे भी आपके बूटिंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल लेते हैं, है ना। इसमें मेन्यू F6 वाला बताओ, देखें F7 स्पेल चेक है बिल्कुल। जल्दी बताओ, देखें। F7 तो हो गया, F6 बचा हुआ है और F9 भी बचा हुआ है, अभी F9 भी बचा हुआ है। देखो इसमें सिलेक्शन हटाने के लिए, सिलेक्शन को क्या है, हटाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं वर्ड के अंदर, सिलेक्शन हटाने के लिए। और इसमें दो बार क्लिक करने पर मेन्यू बार सक्रिय होता है। इसमें 2 बार क्लिक करने पर मेन्यू बार क्या होता है, सक्रिय होता है। मेन्यू बार क्या होता है, सक्रिय होता है। मेन्यू बार क्या होता है, हाँ, ब्राइटनेस लो वो लैपटॉप में है प्यारे साथी, लैपटॉप आदि के अंदर काम में आती है। तो ये बेसिकली ये है, बाकी इनके अंदर शॉर्ट ट्रिक भी बहुत प्रकार की बनती है। अब बताओ 55 नंबर के बारे में बताओ, 55 नंबर के बारे में बताओ। 55 नंबर के बारे में F6 है वो ब्राउज़र बार में एड्रेस के लिए भी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। जल्दी आने दो भाई, फटाफट उत्तर देके। सबसे पहले कौन बताएगा मेन्यू बार सक्रिय के लिए? ऐसे तो कई सारे में पॉज के लिए, प्ले के बटन के लिए, वाईफाई के लिए, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं वो काम में ली जाती है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? ये प्रिंट है भाई, यहाँ पर एक स्ट्रोक में एक अक्षर ही प्रिंट होता है, एक अक्षर ही प्रिंट होता है। तो भाई अक्षर प्रिंट हो रहा है तो लेजर प्रिंटर होगा नहीं, लाइन हो रही नहीं है, प्लॉटर होगा नहीं, तो अक्षर ही प्रिंट हो रहा है तो क्या होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होगा। वो कौन सा प्रिंटर होगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कंप्यूटर नंबर सिस्टम का उपयोग डेटा स्टोर और गणना के लिए करता है। कौन से नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है? वैसे बता दिया है मैंने, कौन से नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। बाइनरी नंबर सिस्टम आप बताओगे सभी साथी, मुझे पता है, क्योंकि अपन ने इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर लिया, तो समय खराब हम इसके ऊपर करेंगे नहीं। वर्ड में जब आप पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तब आप क्या करते हैं? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तो फिर क्या करते हैं भाई? पैराग्राफ इंडेंट किसके द्वारा करते हो? आपको पता होना चाहिए। पैराग्राफ इंडेंट किसके द्वारा किया जाता है? टैब कुंजी के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? टैब कुंजी के द्वारा। तो मार्जिन के लिए टेक्स्ट को सही करते हैं, पृष्ठ पर मार्जिन बदलना, एक पंक्ति में टेक्स्ट को ऊपर करना, एक लाइन से टेक्स्ट नीचे स्थानांतरित करना। एक लाइन से टेक्स्ट स्थानांतरित करना तो एंटर की के द्वारा करते हो आप, तो इंडेंट एंटर की के द्वारा होता नहीं है। पंक्ति में टेक्स्ट को ऊपर करना भी ये होगा नहीं। मार्जिन बदलने के लिए आप मार्जिन वाले ऑप्शन में जाओगे तो एक ही ऑप्शन बचा आपके पास में, मार्जिन के लिए टेक्स्ट को सही करना। मार्जिन के लिए टेक्स्ट को क्या करना? सही करना। उसके आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, निम्नांकित में से कृत्रिम बुद्धि के क्षेत्र में शोध करने वाले प्रमुख विश्वविद्यालय की पहचान करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है उस कैटेगरी के अंदर वो कौन सा विश्वविद्यालय है? उस्मानिया विश्वविद्यालय, येल विश्वविद्यालय, बेंगलुरु विश्वविद्यालय या हॉपकिंस? बताओ, जल्दी बताओ। देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रमुख विश्वविद्यालय कौन सा है भाई इनमें से? जय हिंद। ट्रंप के चाचा साहब आ चुके हैं। ट्रंप साहब का कब का मामला चला गया, फिर भी चल रही है, बेंगलुरु नहीं है, हॉपकिंस है भाई। हॉपकिंस विश्वविद्यालय है वो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेंगलुरु से तो बहुत आगे है ना। पेरिफेरल डिवाइस को और क्या कहते हैं भाई? पेरिफेरल डिवाइस को और क्या कहते हैं? तो डेटा तो पेरिफेरल डिवाइस को कहते नहीं है, सॉफ्टवेयर पेरिफेरल डिवाइस है नहीं, इंफॉर्मेशन और डेटा तो एक ही भाई हो गए, है ना। तो डिवाइसेज है वो पेरिफेरल डिवाइसेज के नाम से जानी जाती है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है वो पेरिफेरल डिवाइसेज के नाम से जानी जाती है। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? जल्दी बताओ भाई दोस्तों, फटाफट। सुंदर सिंह जी, पीयूष कुमार जी, प्रियंका जी, उर्मिला कुमारी जी,
इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? देखो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस है वो आपके क्या है, इनपुट डिवाइस है, बार कोड है वो क्या है, बार कोड, कार्ड रीडर, बताओ जी इसके बारे में बताओ। देखें कार्ड रीडर, अरे भाई बार कोड आपको इनपुट डिवाइस, बार कोड आपको इनपुट डिवाइस लग रहा है क्या? कार्ड रीडर क्यों बता रहे हो भाई? कार्ड रीडर क्यों बता रहे हो? बार कोड आपको इनपुट डिवाइस लग रहा है क्या? अरे भाई बार कोड आपको इनपुट डिवाइस लग रहा है क्या? बार कोड, पहले तो आप मुझे बताइए क्या ये डिवाइस है क्या? बार कोड डिवाइस है क्या? पहले तो ये बताइए। ये तो कोड है, ये तो क्या है, कोड है। और कार्ड रीडर है, इसके द्वारा रीड किया जाता है, रीड किया जाता है। क्या रीड किया जाता है इसके द्वारा? कार्ड को रीड किया जाता है। किसको रीड किया जाता है? कार्ड को। तो भाई साहब कार्ड रीडर तो होगा यार, कार्ड रीडर तो होगा। बार कोड है वो आपके इनपुट डिवाइस नहीं है। सब लोग फेंक रहे हैं, पता नहीं इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है इनमें से। हाँ बताओ जल्दी बताओ। बार कोड रीडर होता ना वो इनपुट डिवाइस होता, बार कोड रीडर होता वो इनपुट डिवाइस होता। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? जॉयस्टिक है, मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक डिस्क भी है, मॉनिटर है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। सीधा सीधा पता चल रहा है, मॉनिटर, मॉनिटर बिल्कुल मॉनिटर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा तेज, बड़ा और महंगा कंप्यूटर है? इनमें से कौन सा तेज, बड़ा और महंगा कंप्यूटर है? इनमें से कौन सा तेज, बड़ा और महंगा कंप्यूटर है? बताओ दोस्तों, फटाफट बताओ देखें। हाँ मॉनिटर बिल्कुल। इसमें से सबसे तेज और बड़ा और महंगा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, बिल्कुल सुपर। किसी कंप्यूटर सिस्टम में अतिरिक्त हार्डवेयर जोड़ने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? अतिरिक्त हार्डवेयर आपको जोड़ना है तो किसका इस्तेमाल करोगे आप, है ना? किसका इस्तेमाल करेंगे? कंप्यूटर के अंदर किसी अतिरिक्त हार्डवेयर को आपको जोड़ना है। अतिरिक्त हार्डवेयर का मतलब है कोई आपको डिवाइस जोड़नी है तो आप सॉकेट का इस्तेमाल करोगे, स्लॉट का इस्तेमाल करोगे, बाइट का, या किसी का भी नहीं करोगे? जल्दी बताओ देखें। सुपर तो ठीक है, बहुत बढ़िया है सुपर तो आपका उत्तर। स्लॉट का इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल। किसी चीज को, किसी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, किसी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए स्लॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है, स्लॉट्स का, है ना? स्लॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है, स्लॉट्स, है ना? कोई सॉकेट मत बता देना। टेप बटन का प्रयोग किया जाता है। मजेदार सा क्वेश्चन है, देखो ऑप्शन एक बार थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, ऑप्शन एक बार अच्छे से देखिएगा, आपको करने का पूरा मौका दे रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को। टेप बटन का प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है? कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए, टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए, डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन में। इनमें से सही उत्तर चुनिए, इनमें से सही उत्तर चुनिए भाई, बहुत बढ़िया। बताओ जल्दी बताओ। मोनिका जी, रोहिल साहब, ऑफिशियल गुडेसर साहब, टिंकल जी, चौधरी सारण साहब, बलराम जी, मोनिका साहू जी, शांति मोहन जी। ऑल बता रहे हैं, ऑल बता रहे हैं, और नो बता रहे हैं, एक दो बता रहे हैं। देखो देखो, टेप बटन के द्वारा कर्सर को निश्चित दूरी तक कूदा सकते हैं हम लोग, टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने पर। डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन में भी आप किसका इस्तेमाल करते हो? टेब का। भाई एक ऑप्शन होता है, ये डायलॉग बॉक्स है। अब इसमें यस वाले पर आपका सिलेक्शन मोड आ रखा है और नो वाले पर आपको जाना है। तो यस से नो पर जाना है तो आप टेब कुंजी दबाइए, आप चले जाएंगे, डेफिनेटली चले जाएंगे। तो तीनों ही सही है भाई यहाँ पर। ऑल, फर्स्ट और ओनली सेकंड गलत कर दिया आपने। ये चीज आपको नहीं सीखने को मिलेगी भाई, ये चीज आपको नहीं सीखने को मिलेगी। डायलॉग बॉक्स कौन सा होता है? डायलॉग बॉक्स कौन सा होता है? जैसे मान लीजिए ये है,
अब इसे मैं क्या कर रहा हूं, एक बार देखता हूं ऑप्शन आता है क्या। ये तो डायरेक्ट ही डिलीट हो गई है ना। एक ऑप्शन आता है, जैसे ऑप्शन है, मान लीजिए डायलॉग बॉक्स, इसमें ये काम करेगा नहीं क्योंकि ये पीसी के हिसाब से नहीं चलता, ये मोबाइल के हिसाब से चलता है। तो डायलॉग बॉक्स हमारे पास में यस और नो होते हैं, और वहां से एक जगह से दूसरी जगह आपको कूदना होता है, तो टैब के माध्यम से आप कूद सकते हो, है ना। कंट्रोल अल्ट्रल और डेल बटन एक साथ प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो जी, पुराने जमाने में कंट्रोल अल्ट्रल टैब है, वो पुराने समय में बूटिंग के लिए भी हम इसे इस्तेमाल करते थे। पुराने समय में बूटिंग के लिए, रीसेट के लिए भी करते थे, रीसेटिंग के लिए भी करते थे। आज के समय में जब हम लोग कंट्रोल अल्ट्रल और ये डेल बटन दबाते हैं तो आपके पास में एक स्क्रीन आती है, जो यूजर डिफाइन स्क्रीन है, जिसमें आपको टास्क मैनेजर का ऑप्शन भी मिलता है। किसका ऑप्शन मिलता है? टास्क मैनेजर का ऑप्शन मिलता है। टास्क मैनेजर का क्या मिलता है आपको? ऑप्शन मिलता है। तो आपको अगर यहाँ पूछे, हाँ रीसेट, आपको अगर यहाँ पूछे कि टास्क मैनेजर को आप ऑप्शन के माध्यम से खोलना चाहते हैं, ऑप्शन के माध्यम से, तब आप क्या कर सकते हैं? तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे? हाँ जी, गुड इवनिंग, बिल्कुल शिवानी जी। तब आप क्या करेंगे? कंट्रोल अल्ट्रल और डेल बटन दबाएंगे। वैसे टास्क मैनेजर को ओपन करने की एक दूसरी की है, और मैंने 2 बार बताई है। देखते हैं आज वापस कौन बताता है उस की को। बताइए, टास्क मैनेजर को वैसे ओपन करने की 2 की है, सॉरी, एक तो ये है इसके माध्यम से, कंट्रोल अल्ट्रल डिलीट के माध्यम से, और एक क्या कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप के माध्यम से भी खुलता है क्या? बताइए देखें, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप कुंजी के माध्यम से भी खुलता है क्या? बताइए लाडलो। ये देखो, ये खुल गया कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप के माध्यम से। टास्क मैनेजर को और कैसे ओपन कर सकते हैं अपन? और कैसे ओपन कर सकते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस एस्केप कुंजी के माध्यम से भी आप टास्क मैनेजर को क्या कर सकते हो? ओपन कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? और कई लोग आगे वाला, कंप्यूटर में रैम क्या है? तो ALU तो है नहीं, सॉफ्टवेयर है नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं, तो रैम है मेमोरी, अस्थायी मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी इसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश के अंदर। इनमें से कौन सा डिवाइस अस्थायी रूप से डेटा को संग्रहित करता है? अस्थायी रूप से डेटा को संग्रहित करता है कौन करता है भाई? जल्दी बताओ, कौन करता है? अस्थायी रूप से डेटा को संग्रहित किसके द्वारा किया जाता है? अस्थायी रूप से डेटा को संग्रहित, अस्थायी रूप से डेटा को संग्रहित है जो रैम ही करती है। एक ही तो आदमी हमारे पास में अस्थायी रूप से डेटा को संग्रहित करने वाला, रैम, है ना। रैम, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। बी ऑप्शन। आगे वाला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? भाई पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, पॉइंटिंग डिवाइस, इसके बारे में बताइए। देखो, आप में से कई लोग प्रकाशीय पेन लगाएंगे, लेकिन प्रकाशीय पेन है उसकी जो नोब होती है आगे, उसके अंदर बहुत सारे वाल्व्स लगे होते हैं जिनसे छोटी छोटी लाइटिंग निकलती है और वो स्क्रीन के ऊपर जाती है, तो उसी के माध्यम से पॉइंट, ये आपकी प्रकाशीय पेन चलता है, तो वो तो पॉइंटिंग डिवाइस है। प्रकाशीय पेन है वो तो क्या है? हाँ, स्कैनर है वो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। स्कैनर है वो स्कैनिंग डिवाइस है, स्कैनिंग डिवाइस है ये, स्कैनिंग डिवाइस है ना। इसे स्कैनिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है स्कैनर को, है ना। बहुत बढ़िया। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जाता है? बैंकों में चेक और ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए, जल्दी बताइए। बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी चलने दीजिए। बैंकों में चेक और ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बारकोड का उपयोग बैंकों में नहीं किया जाता। OMR का उपयोग है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, वो आपकी कॉपी जांचने में प्रयोग किया जाएगा। माइकर का मतलब क्या है? MICR, ये माइकर का उपयोग किया जाता है बैंकों के अंदर। माइकर का उपयोग किया जाता है, किसका? माइकर का। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? देखो, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है और ये स्पीड टेस्ट के अंतर्गत लेके आने थे मुझे।
भाई 1 घंटा है वो मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, मैंने सवा घंटा आपको अच्छे से 45-50 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराए। फिर आधा घंटा है जो मैं आपको स्पीड टेस्ट कराऊंगा। आधे घंटे के बाद में हम वायरस पढ़ेंगे, उसमें वायरस कितनी देर में घुसता है ना, वो अलग बात है। ओ हो कमल जयपुर साहब, बहुत बहुत स्वागत आप रो, है ना। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट के अंतर्गत वो क्या कर सकता है, किए गए कार्य कंप्यूटर के भाग में दिखाई देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का माध्यम है? आउटपुट का माध्यम, आउटपुट डिवाइस पूछी है आपसे। वीडियो बहुत बढ़िया। तो देखो स्कैनर है वो इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर है वो क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी आपकी क्या है इनपुट डिवाइस है ना। तो प्रिंटर लगा दोगे बताओ। कमल जी जयपुर साहब बहुत बढ़िया भाई। प्रिंटर प्रिंटर। चलिए इनमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क का प्रिंटर। गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, लगा दो। तो देखो ऑप्टिकल डिस्क का डी बेस, डाटाबेस मैनेजमेंट, रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट, ये डेटाबेस से रिलेटेड चीजें हैं। मैग्नेटिक डिस्क है वो फ्लोपी डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, वो ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत कौन आता है? डीवीडीज, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से भी इसे जानते हैं, है ना। कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो सब लोग भाग भाग के बताएंगे साहब आउटपुट डिवाइस है। 2-3 क्वेश्चन करा दिया सर, अब मॉनिटर का पीछा छोड़ो। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किसका प्रयोग करोगे भाई? हाँ करवाएंगे कमल भाई, डेफिनेटली करवाएंगे आपके। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किसका प्रयोग करोगे? पहला ओमार का प्रयोग करोगे, बारकोड का, माइकर का, प्रकाशीय पेन का, किसका प्रयोग करोगे? ओमार का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? ओमार का, है ना। ओमार का ऑप्टिकल मार्क रीडर। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? कंप्यूटर के द्वारा पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई के कोड्स को क्या कहते हैं? मैंने ये कैसे डिजाइन होगा ये भी बताया था। ये MS एक्सेल के अंदर कैसे डिजाइन होगा, MS एक्सेल के अंदर कैसे डिजाइन होगा ये भी बताया था। उसका फॉर्मूला भी था, उसका सूत्र भी बताया था मैंने। सूत्र बराबर से तो शुरू होगा, बराबर से शुरू होने के बाद में आपके बराबर से शुरू होने के बाद में स्टार, सॉरी, बराबर के सूत्र के शुरू होने के बाद में सेमीकोलम स्टार, ऊपर वाला कॉलम, है ना। फिर एंड लगेगा, फिर यहाँ पर आएगा सेल एड्रेस, फिर क्या आएगा? सेल एड्रेस। सेल एड्रेस के बाद में वापस एंड लगेगा, फिर स्टार, ये सेमीकोलम के ऊपर 2 कॉलम स्टार, और फिर लगेगा एंटर, है ना। और CIA कोड 39, CIA कोड 39, ये क्या इसका फॉन्ट है? ये क्या इसका फॉन्ट है? रटवा दूंगा मैं, ये 2-3 बार तो बताऊंगा, 2-3 बार बताऊंगा, तब तक रटवा दूंगा मैं पक्का ही। CD किस काम आती है? CD किस काम आती है भाई? बारकोड, बहुत बढ़िया। CD को किस काम लोगे? अब देखो 100 लाइक तो करवाओ यार साहब, सभी है जो, पलटी मत मारो। CD है वो किस काम आती है? और 100 लाइक तो करवाओ यार भाई, है ना। 100 लाइक बिना मजा नहीं आएगा। आज संडे है तो 100 लाइक तो होने ही चाहिए। तो CD है वो आपके स्टोरेज के रूप में काम में आती है। CD CIA कोड 39, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो बताओ देखें किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। फ्लैश तो है नहीं, टेम्परेरी है नहीं, नॉन वोलेटाइल ही है ना, नॉन वोलेटाइल ही है। स्टोरेज, हाँ स्टोरेज, गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड। स्टोरेज, GR जाटवा साहब वेरी गुड, मुकेश शर्मा जी, वीरेंद्र कुमार जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। स्टोरेज, है ना।
ये बताओ, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है डॉट पिच से, रिजोल्यूशन से, रिफ्रेश रेट से, उपयुक्त सभी से, है ना। बताओ देखें जल्दी, बताओ जल्दी बताओ देखें। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है डॉट पिच से, रिजोल्यूशन से, रिफ्रेश रेट से या उपयुक्त सभी से। किससे की जाएगी भाई? हाँ थ्योरी है ना, अभी थ्योरी है, थोड़ी सी थ्योरी है। आप बताओ, थक गए हो तो फिर रहने देते हैं, और नहीं तो पढ़ा देता हूं मैं। बताओ रिजोल्यूशन, भाई रिजोल्यूशन नहीं, डॉट पिच से भी है, रिफ्रेश रेट से भी है, रिजोल्यूशन से है, उपयुक्त सभी से है। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान सभी से है, रेजोल्यूशन से नहीं है। डॉट पिच से डायगनली मापी जाती है ना। रिफ्रेश रेट, मॉनिटर कितनी देर में रिफ्रेश हो रहा है जल्दी जल्दी, तो सबसे है। हाँ बिल्कुल। और ये है क्वेश्चनों की श्रेणी में आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चनों की श्रेणी में आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चनों की श्रेणी में बताओ, क्वेश्चन की श्रेणी में अंतिम क्वेश्चन है, फिर है जो हमारे वायरस चलेगा। और वायरस को बिल्कुल एक एक लाइन को आराम से हम समझेंगे। आप बताओ, पढ़ाओ सर। ओके हाँ, तो कंप्यूटर के कीबोर्ड के अंदर एरो बटन होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। और एरो की तो स्पेशली तो 4 प्रकार के होते ही होते हैं। स्पेशली तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार तो होते हैं। ऑप्शनल में, ऑप्शनल के अंदर हमें और 4 कीज मिलते हैं। वो कीज कहाँ मिलते हैं? नंबर्स पर मिलते हैं। वो कीज हमें कहाँ मिलते हैं? नंबर्स पर मिलते हैं। नम लॉक ऑन कर दीजिए तो ये की काम भी करना शुरू कर देते हैं। नम लॉक ऑन कर दीजिए, नम लॉक ऑन कर दीजिए तो नंबर वाले एरो की है वो भी काम करना शुरू कर देते हैं 2, 4, 6, 8 के ऊपर। हाँ, तो अब चलते हैं हम लोग वायरस की तरफ। अब कहाँ चलते हैं हम लोग? वायरस की तरफ। तो वायरस के बारे में बात करते हैं, कंप्यूटर वायरस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कंप्यूटर वायरस की फुल फॉर्म क्या है? तो विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइजेस के नाम से इसे जाना जाता है। विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइजेस के नाम से इसे जाना जाता है। सुंदर सिंह जी बिल्कुल। कंप्यूटर वायरस है वो एक प्रकार का प्रोग्राम है जो जिस प्रकार से कोरोना फैलता है, तो कैसे संक्रमण की वजह से वो अपनी प्रतिलिपियां, कोरोना सबसे पहले गया था तो अपने जैसे बहुत सारे खिलाड़ी उसने तैयार कर लिए थे, है ना, जाहिर सी बात है। तो वायरस है, हाँ पढ़ाने वाले हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कंप्यूटर वायरस कार्यक्रम है जो कि खुद की प्रतिलिपियां उपयोग कर सहमति के बिना या अन्य कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में डालता है, खुद की प्रतिलिपियां बनाता है। और ये एक प्रकार का साइबर अपराध भी है। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई साइबर अपराध की कैटेगरी में निम्न में से कौन सा है? और अगर उसके अंदर आपके वायरस के बारे में बात आती है तो वायरस है जो साइबर अपराध के रूप में भी काम में आता है। उसके आगे बात करते हैं कंप्यूटर में वायरस का आना। तो कंप्यूटर वायरस किस प्रकार से आएगा? अरे भाई साहब ये कौन बीच में लड़ाई कर रहा है भाई? तो कंप्यूटर वायरस है वो किस प्रकार से आएगा? कंप्यूटर वायरस इंटरनेट के माध्यम से आ सकता है, कंप्यूटर वायरस फ्लैश ड्राइव के माध्यम से आ सकता है, कंप्यूटर वायरस है जो आपके ईमेल के माध्यम से आ सकता है, या नेटवर्क से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनके द्वारा आप है जो कंप्यूटर वायरस को अपने कंप्यूटर में डाल सकते हो। नेटवर्क के बारे में बात करते हैं तो ईमेल आ जाता है, वेबसाइट आ जाती है। और नेटवर्क के बारे में अगर बात करते हैं तो कोई स्पेशल फाइल और फोल्डर जिसे नेटवर्क पे भेजा गया हो और आप उसे डाउनलोड कर रहे हैं तो भी आपके है जो कंप्यूटर के अंदर वायरस आ सकता है। तो वायरस आने की चीज़ें हैं वो तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, इनके बारे में तो कोई चीज़ें जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। ये निराकरणीय माध्यम क्या होता है? डीवीडी ड्राइव, यूएसबी, सीडी, उसे निराकरणीय माध्यम के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। तो वायरस क्या है? वायरस आकर के क्या करता है? वायरस आता कहाँ से है? और हमारी क्लास में कुछ वायरस है बिल्कुल। अब बात करते हैं कि सबसे पहला वायरस, तो जैसा कि आपने देखा होगा कि सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था? अर्पानेट। तो सबसे पहला वायरस उस अर्पानेट के अंदर ही आया था। कब आया था? 1970 के दशक में। सबसे पहला वायरस कब आया था? 1970 के दशक में। और इसका नाम क्या था? क्रीपर। उसका नाम क्या था? क्रीपर था। उसका नाम क्या था? क्रीपर। और वो यह 10X ऑपरेटिंग सिस्टम था उसके द्वारा फैला था, है ना। और मोडेम का उपयोग करके ही ये आया था, मोडेम का उपयोग करके ही आया था। तो क्रीपर था वो इंटरनेट का सबसे पहला वायरस था। और बाद में लड़ो मत रे यार भाई। तो क्रीपर जब वायरस आया था तो वो एक स्पेशल प्रकार का संदेश देता था।
क्या देता था, और क्रीपर को खत्म करने के लिए क्या लाया गया था उसके बारे में देखिए। क्रीपर जब आता था तो वो बोलता था मैं क्रीपर हूं, अगर पकड़ सकते हो तो मुझे पकड़ो। और ये अफवाह थी कि रीपर प्रोग्राम था जो इसके कुछ समय बाद प्रकट होता था और क्रीपर की प्रतियां बनाता था और उन्हें हटा देता था। यानी कि सबसे प्रथम वायरस कौन सा था? प्रथम वायरस कौन सा था? क्रीपर। प्रथम वायरस कौन सा था? क्रीपर। और क्रीपर को हटाने के लिए कौन आया था? रीपर। रीपर ये क्रीपर को हटाने के लिए कौन आया था? रीपर आया था। लाइनेक्स बाईपास, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके आगे है वायरसों के प्रकार। वायरसों के प्रकार की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है सिंपल वायरस, या हम इसे बोलते हैं सिंपल फाइल वायरस के नाम से भी इसे जानते हैं। सिंपल वायरस के रूप में छोटा मोटा कोई कोड में कोई प्रोग्राम के अंदर है जो चेंजमेंट कर दिया है तो वो सिंपल वायरस हो गया है। सिंपल वायरस है वो फाइल को टारगेट करता है और उस प्रोग्राम को रन करने पर वो क्या आ जाता है? हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाता है और दूसरे प्रोग्राम में भी अपने आप जुड़ जाता है। ये इसके एग्जाम्पल है निम्डा, आई लव यू, एसक्यूएल, स्मेलर, ये स्टर्नेक्स और ये अपने क्रिप्टोलोकर और कॉन्फ़िगर, ये थिनबा, ये इसके नाम है सिंपल वायरस की। तो देखो सबसे पहले हमने वायरस क्या है उसके बारे में जाना, किस प्रकार से आता है, किन किन माध्यमों से आता है उनके बारे में जाना। कंप्यूटर के इतिहास के अंदर 1970 के अंदर सबसे पहला वायरस कौन सा आया था? क्रीपर वायरस आया था। उसको मिटाने के लिए रीपर को बुलाया गया था, रिपेयर करने वाला। और कंप्यूटर वायरस के प्रकार के अंदर सबसे पहले सिंपल वायरस के अंदर चलते हैं। तो सिंपल वायरस है वो एक फाइल को, ये इसे फाइल वायरस भी बोलते हैं, ये एक फाइल को क्या करता है? टारगेट करता है। और आप जब उस फाइल को चलाते हैं तो ये अपने आप आपके कंप्यूटर के अंदर घुल मिल जाता है, छुपा हुआ रहता है, तो मिलता नहीं है ना। तो बात समझ में आई क्या? हमारी मांगे पूरी करो, बिल्कुल मेरे प्यारे साथी, आपकी मांगे हैं वो अभी पूरी करेंगे। उसके आगे है एनक्रिप्ट किया गया वायरस। देखो दोस्तों, एनक्रिप्शन का मतलब क्या है? जिस प्रकार से इस चीज को, इस वर्ड को समझने की आवश्यकता है। इंक्रिप्शन या इंक्रिप्टेड किया गया वायरस है, इंक्रिप्ट किया गया वो जो वायरस है। हाँ, आई लव यू भी एक प्रकार का वायरस है भाई। आई लव यू किस लिए बनाया था? आई लव यू किस लिए बनाया था वायरस? आई लव यू इसलिए बनाया था कि सब है जो ज़्यादा इसकी तरफ आकर्षित होते हैं तो उस फाइल के ऊपर क्या करेंगे? क्लिक करेंगे और वो आपके कंप्यूटर में प्रसाद के रूप में आपको मिलेगा और आपको आनंद की अनुभूति होगी, आई लव यू हो जाएगा, है ना। तो देखिए एक बार, नमस्कार ब्रिजमोहन जी। इनक्रिप्ट किया गया वायरस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर क्या करता है? वायरस को ढूंढ ढूंढ के मारता है। तो इनक्रिप्ट किया गया जो वायरस है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अधिकांश वायरस को आसानी से ट्रैक कर सकता है। और इनक्रिप्टेड वायरस है वह वायरस है जो इनक्रिप्टेड कोड के कारण एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से पकड़ में नहीं आता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की पकड़ में जो नहीं आते हैं वो इनक्रिप्टेड या हम बोलते हैं इनक्रिप्ट किए गए वायरस होते हैं। आजकल जो रैंसम अटैक होते हैं, रैंसम अटैक का मतलब है कि कुछ पैसों के लिए आपकी फाइल को जब्त कर लिए जाते हैं, तो वो इसके उदाहरण है। सबसे रैंसमवेयर के अंदर जो रैंसम अटैक हो रहे हैं उनमें इनक्रिप्टिंग रैंसमवेयर ज़्यादा होते हैं। नॉन इनक्रिप्टिंग रैंसमवेयर, लीकवेयर और मोबाइल रैंसमवेयर, ये जनरली आपने देखा होगा, है ना। बहुत ही बढ़िया। हाँ सर जी, आई लव यू वायरस ज़्यादा फैल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन व्हाट्सएप और टेलीग्राम में यूज होता है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब है कि जो भी आपके कोड्स है उनको वो सीक्रेट कर लेता है और किसी चीज को समझ नहीं पाता है कोई भी आदमी, है ना। तो वो हो गया। उसके आगे देखो जी, ये कुछ है आपके एन्क्रिप्टेड वायरस के प्रकार है, जिसमें सेर्बर है वो सबसे पहला है, लोकी है, किल डिस्क है, पेटिया है, पॉपकॉर्न टाइम है, ये कूलोवा है, स्पोरा है, वानाक्राई है। ये आपके सारे के सारे एनक्रिप्ट किए गए हैं ना। एनक्रिप्टिंग वायरस के एग्जाम्पल है, ये सारे के सारे उदाहरण है। तो नाम से पूछा जा सकता है कभी, तो याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा काम में आ जाएगा, है ना। बिल्कुल। नेक्स्ट के ऊपर क्वेश्चन थोड़ी पढ़ रहे हैं साथी, क्वेश्चन थोड़ी पढ़ रहे हैं। आगे है पॉलीमॉर्फिक वायरस, है ना। ये जनरली प्यारे दोस्तों एंटीवायरस के लिए पॉलीमॉर्फिन वायरस है उनको भी पता लगाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि केवल ये पॉलीमॉर्फिन जो वायरस है वो विशेष कोड के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। पॉलीमॉर्फिन जो वायरस है ये एक विशेष कोड के द्वारा, पॉलीमॉर्फिन वायरस है ये एक विशेष कोड होते हैं, विशेष कोड्स होते हैं। तो कोड के बारे में हम पता नहीं लगा सकते, एंटीवायरस पता नहीं लगा सकता, है ना। तो जो विशेष रूप से
पॉलीफॉर्मिक वायरस के लिए लिखा जाता है, जिनके नाम है। तो देखो पॉलीफॉर्मिक जो वायरस है वो भी एन्क्रिप्टेड वायरस की तरह ही है और इसका विकास वायरस के साइन इन को संक्रमित करता है। वायरस के साइन इन को मतलब कि हम जैसे उसको एग्जीक्यूशन में लाते हैं, हम जैसे उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वहां से इसका शुरुआत होती है, जिससे वायरस का पता लगाना एंटीवायरस के लिए अधिक कठिन हो जाता है। पॉलीफॉर्मिक वायरस का पता केवल विशेष कोड द्वारा लगाया जा सकता है, जो कि विशेष रूप से पॉलीफॉर्मिक वायरस के लिए लिखा गया हो। यानी कि पॉलीफॉर्मिक जो वायरस है वो भी किस रूप में लिखा जाता है, एक विशेष कोड के रूप में लिखा जाता है और कोड के रूप में ही इसका पता चलता है। ये कह सकते हैं कि जो एन्क्रिप्ट किए गए कोड है उनका पता लगाना थोड़ा दुर्लभ है बजाय पॉलीफॉर्मिक के, है ना। तो ये इसके उदाहरण है सिंपल से, इसको याद ही रखना पड़ेगा और मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं कि मैं इनको याद करूं। मैक्रो वायरस, आपने मैक्रो कहाँ देखा था? मैक्रो कहाँ देखा था आपने मैक्रो देखा था MS ऑफिस के अंदर। मैक्रो कहाँ मिलता है आपको? MS ऑफिस के अंदर मैक्रो। तो MS ऑफिस के अंदर आने वाले जो वायरस है वो मैक्रो वायरस के नाम से जाने जाते हैं। हाँ सरदारनी जी क्या बोल रहे हैं, लेट आने वाले आ जाओ मेरे पास। अच्छा, मैक्रो वायरस जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये एक विजुअल बेसिक लैंग्वेज में लिखा गया वायरस है, क्योंकि मैक्रो पूरा का पूरा विजुअल बेसिक लैंग्वेज के ऊपर ही कार्य करता है ना। कंप्यूटर को वायरस से संक्रमित करने के लिए लिखा गया इसे, और ये ज़्यादातर आपके डोस, SLX, PPT जैसी फाइलों को संक्रमित करता है, जिसे एप्लीकेशन में मैक्रो हो। जिस एप्लीकेशन में मैक्रो का ऑप्शन हो उससे केवल और केवल कौन सा वायरस संक्रमित करता है? मैक्रो वायरस संक्रमित करता है। विजुअल बेसिक लैंग्वेज के अंदर ही मैक्रो लिखा जाता है और उसके अंदर मैक्रो लिखने के लिए कुछ क्या करते हैं हम, कोड्स में चेंजमेंट कर देते हैं। कुछ कोड में क्या कर देते हैं हम, चेंज कर देते हैं। कुछ कोडेड में हम चेंज कर देते हैं मैक्रो के लिए, तो वो फिर एक वायरस का निर्माण कर लेता है ना। वायरस बनता कैसे है? वायरस बनता कैसे है? वायरस बनता कैसे है? वायरस बनता कैसे है? कोई भी विधि हो, कोई भी जैसे फाइल हो या कोई एक्सटेंशन हो या कोई भी एनीथिंग एल्स इन कंप्यूटर, उसके प्रोग्राम में थोड़ा सा क्या कर दो आप, चेंज कर दो। उसके प्रोग्राम में क्या कर दो आप, चेंज कर दो। प्रोग्राम में चेंज कर दो और ऑटो का ऑप्शन लगा दो। ऑटो का ऑप्शन लगा दो। सबसे पहले फाइल वायरस को इसी प्रकार से क्रिएट किया गया था, है ना। सबसे पहले फाइल वायरस इसी प्रकार से क्रिएट किया गया था, है ना। उसके आगे है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स के बारे में आपने कई बार नाम सुना होगा। हाँ सुना होगा ट्रोजन हॉर्स के बारे में। ट्रोजन हॉर्स है एक तरह का वायरस जो एप्लीकेशन और अपने सॉफ्टवेयर में एम्बेडेड होता है और उस प्रोग्राम की स्थापना के साथ ही आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है ऑटोमेटिक। और जो ट्रोजन हॉर्स का इम्पोर्टेंट वायरस है वो है इमोटेड ट्रोजन 2018। ये इसने भयंकर तबाही मचाई थी। इमोटेड, है ना, इमोटेड ट्रोजन 2018 ट्रोजन हॉर्स। ये क्या करता है, जो कि एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के अंदर एम्बेडेड यानी स्थापित होता है, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के अंदर होता है वो। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई एप्लीकेशन और कोई सॉफ्टवेयर आपने डाला तो उसमें ट्रोजन हॉर्स आपके वायरस उपस्थित रहता है। जैसे आप इंस्टॉल करते हो तो वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल होते ही वो फिर अपना काम ऑटोमेटिकली चालू कर देता है। ट्रोजन हॉर्स सबसे खतरनाक वायरस है, हाँ, कोरोना की तरह, है ना। वॉर्म्स है, वो आपके वॉर्म्स स्वयं की प्रतिकृति है और एक नेटवर्क से जुड़े कई कंप्यूटरों में फैल सकते हैं। तो वॉर्म्स है जो ज़्यादा खतरनाक नहीं है और बहुत ही सिंपल सा है ना। वॉर्म्स जो आपके वायरस है, छोटा वायरस इसे हम लोग बोलते हैं। आप इसे फायरवॉल के द्वारा और एंटीवायरस के द्वारा आसानी से वॉर्म्स को ख़त्म कर सकते हैं। ये जो वॉर्म्स है वो नेटवर्क के माध्यम से थोड़े थोड़े आते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि फाइलों में ऑटोमेटिकली भी चेंजमेंट हो जाता है। तो फाइलों के अंदर ऑटोमेटिकली चेंजमेंट हो जाता है तो वो बनने वाले जो वायरस है उन्हें वॉर्म्स के नाम से जाना जाता है और वो फायरवॉल और आपके एंटीवायरस से आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली या सोचने वाली बात है नहीं। रेजिडेंट वायरस है जिसे परमानेंट वायरस के नाम से जाना जाता है और ये मेमोरी के अंदर रहता है। रेजिडेंस मतलब उसने घर बना लिया अपने घर में और मेमोरी के अंदर रहता है। रैम के अंदर जो रहने वाला वायरस है वो रेजिडेंस वायरस है। आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी है मैंने कि रैम के अंदर रहने वाला जो वायरस है उसका क्या नाम है, रेजिडेंस वायरस है। रेजिडेंस वायरस जिसे परमानेंट वायरस भी कहा जाता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम के रैम में रहता है ये। और जब भी आप अपना कंप्यूटर शुरू करते हैं तो ये
खुली हुई सभी फाइलों को संक्रमित करता है, परमानेंट वायरस होता है और कार्यों के अंदर बाधा भी डालता है ये, और खुली हुई फाइल और प्रोग्राम के को करप्ट भी कर सकता है। तो रेजिडेंस वायरस है वो कहाँ उपस्थित रहता है? आपके रैम के अंदर, है ना। GR जाटवा साहब, सौरभ जी, मीना साहब, अरे भाई साहब क्या हो गया यार है? उसके आगे है मेरे पास में बूट या ओवरराइट है, बूट का आगे आएगा, है ना। तो बहुत ही सिंपल सा है ये। वायरस जैसे ही फाइल को संक्रमित करता है तो ये सारी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर उसे बेकार कर देता है। इस प्रकार का वायरस है वो फाइल्स की जानकारी डिलीट करता है। फाइल की जानकारी डिलीट करने वाला वायरस है ओवरराइट वायरस। फाइल की जानकारी डिलीट करने वाला वायरस कौन सा है? ओवरराइट वायरस है। फोन दिला दो, अरे भाई फोन